एक्सपेक्टेशंस होगी वेबिनार से रिलेटेड, बहुत एक्साइटेड भी थे बहुत सारे लोग वेबिनार को लेकर। सो आई होप कि आप सबकी एक्सपेक्टेशंस और आप सबने जो फॉर्म फिल किया था उसमें जो अपनी एक्सपेक्टेशंस मेंशन की थी वो फुलफिल हो जाए। एंड द थिंग आई वांट टू से इज जो सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वेबिनार में सेशन में, उसके लिए हमने लाइक जो टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए हमने एक गेम रखी है जो बहुत ही मजे की गेम है। अभी आफ्टर जब हमारा हाफ टाइम गुजर जाएगा उसके बाद हम वो गेम स्टार्ट करेंगे। तो 3 पार्टिसिपेंट्स वो गेम्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो रेस्ट हमारे पार्टिसिपेंट्स रह जाएंगे वो जो जो मिनी क्विज टाइप वो एक अच्छी सी क्यूट सी गेम है, तो उसका आंसर जो है वो चैट बॉक्स में कर सकते हैं। So be ready and I really want to thank you, Dr. Dure Shevar, जो हमारे साथ हैं, जो she is visiting faculty of HJWU and she had done MPhil in counseling psychology and she is also a homeopathic doctor. So I really want to welcome her and best of luck everyone. Over to you, ma'am. Thank you so much, Neha and team IEEE for inviting me as a guest speaker and in fact giving me the opportunity to address this specific topic, which I must say it is the debate of this decade. Though in the recent years there has been a great increase of awareness about the topic, but still that awareness is limited to academic circle, जहाँ पर thesis हो जाते हैं, books लिखी जाती हैं, and then to the privileged class, जिनके पास हर सहूलत मौजूद होती है, तो उनके पास ये सहूलत भी मौजूद होती है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की और इसको एड्रेस कैसे करना है। आप सब चूँकि स्टूडेंट्स हैं और मोस्टली आप लोगों को पता होगा मैस्लो की हायरार्की के बारे में, हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो वाज अ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, चलिए इंसान की जब बेसिक नीड्स फुलफिल होती हैं, जिसे आप रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, उसके बाद आती हैं हमारी सिक्योरिटी नीड्स एंड वंस हमारी सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं देन वी गो फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस के लिए हम स्ट्रगल करते हैं, फिर सेल्फ एस्टीम आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। डिफरेंट तबकों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ का भी वही स्टेटस है जो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का था, यानी कि जिस क्लास के पास, जो प्रिविलेज क्लास है, जिसके पास बेसिक इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, जब उस क्लास के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं फॉर द काउंसलिंग तो वो बहुत अवेयर होते हैं, यानी उनके पास इंफॉर्मेशन साइकोलॉजी है क्या, उसकी बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एड्रेस कैसे करना है। फॉर्चुनेटली चूँकि पाकिस्तान में एक ऐसा कल्चर है जहाँ सोशियो इकोनॉमिक क्लास डिवीजन है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो तो आती है एक मीडियोकर में आती है, तो एक आम शहरी के लिए उसके लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को अप्रोचेबल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों ने अरेंज किया है एज अ स्टूडेंट। और चूँकि हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको ये मैसेज मिलेगा कि मेंटल हेल्थ है क्या और हमने मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस कैसे करना है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर चूजिंग सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, चले लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन इन द लेमैन टर्म, आम जुबान सादा जुबान में बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ है क्या। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तो हम बात करेंगे, एक सादा सी जुबान में आपको बताती हूँ। मेंटल हेल्थ बेसिकली इज द वे यू थिंक, यू फील एंड देन यू एक्ट। हम सोचना बिहेवियर क्या है। मेंटल हेल्थ के लिए कोल्ड लफ्ज़ की किताबों में आपको मिलेगा सोशल इमोशनल हेल्थ। बेसिकली सोशल इज अ वर्ड एंड देन इमोशनल इज अ वर्ड, तीसरा आप ले लें साइकोलॉजिकल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। आप यूँ समझें कि मेंटल हेल्थ में हमने 3 चीज़ें एड्रेस करनी है। एक है सोशल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। हम सब ने आम जिंदगी में बहुत देखा होगा कि हम आप लोगों में और हम में सब में वो डिफरेंसेस होते हैं कि हम रिलेशनशिप बनाते किस तरह हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, हम ब्रेकअप्स कैसे करते हैं अपने, हम किसी बंदे को कितना सोशली प्रमोट करने का हौसला रखते हैं, हम कितना एम्पैथी रखते हैं दूसरे लोगों के लिए, हम किसी को कितना इनकरेज कर सकते हैं, हम कितना डिस्करेज करते हैं, हम कितनी मुस्बत सोच रखते हैं, कितनी नेगेटिव सोच रखते हैं। ये होता है सोशल एस्पेक्ट ऑफ
एनी ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब इमोशनल एस्पेक्ट ये है कि मैं अपने जज्बात को किस तरह प्रोसेस करती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं सेल्फ हार्म करती हूँ, टक्कर मारती हूँ, मुक्के मारती हूँ, या फिर मैं पेन पेंसिल उठा के लाइनें खींच लेती हूँ, या मैं कोई पोइट्री कर लेती हूँ, या मैं कलर्स लेके कुछ ड्राइंग कर लेती हूँ, या मैं स्केचिंग कर लेती हूँ। तो द चॉइस इज ऑल माइन कि मैं अपने उस इंटरनल इमोशन को प्रोसेस कैसे कर रही हूँ, खुशी को कैसे प्रोसेस कर रही हूँ, कितना शेयर करती हूँ, गम को कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। दिस इज द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ, उन दोनों को मिला के ही बनता है कि मेरे डीप इनसाइड मेरे माइंड किस तरीके से चीज़ों को परसीव करता है। यानी कि मैं देखती हूँ कि पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। दिस इज ऑल माई परसेप्शन। जिंदगी में मैं कितनी माइंडफुल हूँ, प्रेजेंट में मुझे कितना जीना आता है, जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं उनसे कॉन्टेंटेड हूँ, और या मैं एक अनसेट सी रैट रेस में इन्वॉल्व हूँ कि जब मैं उस कोने तक पहुंच जाऊंगी ना फलां से आगे, तब मैं खुश होंगी। ये वो सारी चीजें हैं जो एक आम इंसान अगर समझ ले तो यही उसकी मेंटल हेल्थ है। चूंकि अदरवाइज माइंड का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनसाइड द स्कल। ये माइंड बहुत सारे काम कर रहा होता है, ठीक है। मेरा, आपका, जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं 46 हैं 47 व्हाटएवर दे आर, उन सबका ब्रेन देखने में सेम है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग मुख्तलिफ है। हो सकता है एक ही मौके को देखकर एक स्टूडेंट कुछ और सोच रहा हो, दूसरा स्टूडेंट कुछ और सोच रहा होगा, तीसरा कुछ और सोच रहा होगा। तो ये सोच या जो हमारी परसेप्शन होती है चीज़ों के बारे में हम राय देते हैं, बेसिकली ये हमारी मेंटल एक्टिविटी है हमारे दिमाग की, और यही हमारी मेंटल हेल्थ डिफाइन करती है। चलिए फिर मेरा ख्याल है पहले स्लाइड्स की तरफ चलते हैं ताकि आपको वन बाय वन पता चलता जाए कि WHO किस तरीके से डिफाइन करता है मेंटल हेल्थ को। जी नेहा, आप स्लाइड्स स्टार्ट करते हैं। साथ में आपको और बात बताती चलूं जब तक स्लाइड डिस्प्ले होती है। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज नहीं है कि मैं को मेरे पास मेंटल हेल्थ है तुम्हारे पास नहीं है। मेंटल हेल्थ इज समथिंग विच इज इन कॉन्टिनम, ठीक है। एक तो दिस इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं ही बता सकती हूँ अपने, ठीक है। सेकेंडली मेंटल हेल्थ इज ऑलवेज इन द कॉन्टिनम। बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ उन लोगों की होती है, इशफाक साहब हो गए, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हो गए, वासिफ अली वासिफ साहब थे, जिनकी बात सुन के आपको लगता है कि भाई बड़े सुलझे हुए लोग हैं, उनकी गुफ्तगू में आपको सुलझाव नजर आता है। वो तो एक पीक पे सेल्फ एक्चुअलाइज लोग भी होते हैं जो आपको किसी डिसऑर्डर में लगते हैं, वो में बटी होती है। हम में से कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, कुछ स्लाइटली पॉजिटिव होते हैं, कुछ ओकेजनली पॉजिटिव होते हैं, ओकेजनली नेगेटिव होते हैं। देन कुछ लोग हमें मिलते हैं जो हमेशा ही नेगेटिव बात करते 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 वहां पर आते हैं जहाँ कॉम्प्रोमाइज्ड मेंटल हेल्थ हमें मिलती है, जहाँ कोई डिसऑर्डर हो गया होता है। तो लेट्स सी कि WHO ने क्या कहा है। आप लोगों को स्लाइड्स विजिबल है? यस मैम। यस मैम। सही है। अच्छा, WHO ने डिफाइन किया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि मेंटल हेल्थ ये है कि आप अपनी एबिलिटीज को कितना ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं। उसके बाद आप उस सोशल स्ट्रेसर्स ऑफ लाइफ जो आते हैं, जिंदगी में आपको जो छोटे मोटे मसाइल आते हैं, आप उसके साथ हैंडलिंग कैसे करते हैं। सपोज किसी क्लासमेट ने, किसी टीचर ने आप पे इतराज़ कर दिया, तो आपने उस स्ट्रेसर को किस तरीके से लिया। आपके नंबर कम आ गए, आपके ग्रेड्स डिक्लाइन हो रहे हैं, या आपकी कोई भी और ऐसा लाइफ टाइम आपका, सपोज आपकी लव लाइफ में कोई इशू है, आपने उस स्ट्रेसर को डील कैसे की है। आपकी अपनी डीलिंग कैपेसिटी बताती है कि आप कितने मेंटली हेल्दी हैं। और तीसरा जो एस्पेक्ट WHO ने डिफाइन किया था, दैट वाज अबाउट कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द सोसाइटी। जैसे देखिए, आपने स्टूडेंट्स को ये सेमिनार या वेबिनार अरेंज किया, तो इट पॉइंट्स टुवर्ड योर सोशल कंट्रीब्यूशन कि आप कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं while living in your own limitations and in your boundary। आप जो कुछ कर सकते थे आपने उसके लिए एफर्ट किया। तो WHO की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने फिजिकल हेल्थ को भी, यानी जो फिजिकल हेल्थ की डेफिनेशन उन्होंने बताई है, उसमें भी मेंटल हेल्थ को इंक्लूड किया है। क्योंकि आप देखें कि एक इंसान के पास सब कुछ हो, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेंटली इज नॉट अ हेल्दी पर्सन, तो सोशली कनेक्ट नहीं कर पाता वो इंसान। लेकिन उसके मुकाबले में एक ऐसा बंदा जिसको, जो फिजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसका कोई डिसेबिलिटी है, सपोज ब्लाइंड है, डेफ है,
डम है लेकिन वो मेंटली एक पॉजिटिव इंसान है, मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो उसके लिए सोशल कनेक्टिविटी भी आसान है, सोशल कंट्रीब्यूशन भी आसान है। जैसे पहले ज़मानों में कहा जाता था अक्लुन सलीमुन फिल जिस्मुन सलीम, कनेक्टिविटी पहले भी बताई जाती थी कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो इसी तरह आपको मैं ये भी कहूँ कि इन दोनों चीज़ों का एक अजीब सा कोरिलेशन है। मेंटली हेल्दी होंगे तो आपकी अपरेंट हेल्थ भी अच्छी होगी, आप हर वक्त हंसते मुस्कुराते नजर आती, पॉजिटिविटी झलकती है आपकी शख्सियत से। और जो ही आप मेंटली सिक होते हैं, नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, हर वक्त आप एक ग्लूमी मूड में रहते हैं, तो उससे आपकी सेहत भी खराब होती है। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, स्पेसिफिकली स्टमक के जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, वो सब आपके स्ट्रेस और एंजाइटी रिलेटेड होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने स्लाइड्स में अगर आगे चलते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है, एक तो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा इशू है सारी पॉपुलेशन के लिए, और एक ऐसा इशू है जिसको हम हम उसको आज भी बात करते हुए, इतने पढ़े लिखे होकर भी हम बात, ट्रस्ट मी, मेरी जिंदगी की पूरी हिस्ट्री में मैंने आज तक कोई ऐसी ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं देखी जिसमें लिखा हो कि ग्रांट मी लीव फॉर अ मंथ, और का दर्द, एक्सीडेंट, और हम यूं की बातें करके ही हमें लीव मिलती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन से भी, और हमें शायद फैमिली में भी आज इस स्टेज पे आके भी लाइफ की, अगर मुझे किसी रिलेटिव को ये बताना पड़े कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहती या मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई फिजिकल बहाना ढूंढना पड़ेगा। ये हमारा लेवल है कि हम इस चीज को बिल्कुल एकदम समझ सकें कि नजर नहीं आ रही होती। नजला, जुकाम, खांसी तो नजर आ जाता है, लेकिन ये पेन नजर नहीं आ रही होती। सेकेंडली, बचपन से मैंने देखा है कि हमने ये बातें बहुत सुनी है, इसका कद छोटा है, इसका कद लंबा है, इसका रंग पीला है, इसको छाइयां हैं, कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, ये तीन तो जुबाने ज़दे आम है ये वर्ड्स, लेकिन नोबडी टॉक्स अबाउट कि ये बच्चा पहले कितना हेल्दी था, कितना खेलता था। आजकल ये खेलता नहीं है उस तरह। ये लड़की पहले तो बड़ी खाना सारा सारा दिन सोया रहता है, इससे बात की जाए, या ये बच्चा क्यों इस कदर गुस्से में रहता है हर वक्त, या ये बच्ची क्यों इतनी एग्रेसिव हो गई है, इतना चिड़चिड़ापन क्यों है। इसको बचाए हम इसकी वजह जानने के हमेशा से मिजाज ही ऐसा है। मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान each and every class is entitled to some privileges, उसमें एक हेल्थ फैसिलिटी भी होती है, जाहिर बात है। अब एक आम बंदे के लिए एक आम फिजिकल बीमारी का इलाज करना भी बहुत मुश्किल है, तो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस तो बहुत दूर की बात। तो आई विश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नजर नहीं आती, लेकिन आपकी दिल की कैफियत होती है, आपके दिमाग के अंदर की बात होती है, और आपके दिल की बात होती है। किसी अपने को खो देने के बाद जो आपका दुख है, उसको किस तरह आपने प्रोसेस करना है। कोई और ट्रॉमा आपकी जिंदगी में गुजरा है, कोई आपको पेनफुल इवेंट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है बचपन का जो रिजॉल्व नहीं हुआ, वो आज भी आपको तकलीफ देता रहेगा। क्योंकि वक्त के साथ साथ के ट्रॉमास भी ठीक नहीं होते, ऊपर से कवर हो जाते हैं, हमें लेकिन वो आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी हिस्से पर सामने आ जाते हैं। सो दैट उसके लिए बात करें, जैसे हेड़ने पे लगा देती थी हमारी नानो ना, ऊन का गोला देकर। तो ट्रस्ट मी, वो एक ही सिरा होता था जो दूर के ही गलत गलत उलझ जाता था। अब उसको पीछे जाकर अगर नहीं खंगालेंगे, और मैं इसको आगे से जितना जोर लगाऊंगी, गिरा उतनी ही पक्की होती जाएगी। मकसद ये है कि उस सिरे को तलाश करना है जहां से जहनी को निकालना है, फौरन सारी डोर खिंच जाती है।
सिलसिला। तो एक थेरेपिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उस ये नॉट लगी हुई है और इस नॉट को खोलने का आपको ही पता है, यानी जिसका प्रॉब्लम है उसी को बेसिकली सॉल्यूशन पता होता है। तो टॉक थेरेपी में हम बात करते हैं आपके साथ आपकी प्रॉब्लम्स की। तो प्लीज आप सब लोग भी और आपके जो इर्द गिर्द जानने वाले हैं उन तक के पैगाम पहुंचाइए कि ज़हनी एंजाइटी होना बहुत आम है। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि मैं भी थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ जब मेरा ज़हनी उलझाव का शिकार होती हूँ और मैं प्रोफेशनल हेल्प लेती हूँ। इट इज़ नॉट अ टैबूड कॉन्सेप्ट। जब आपको हेल्प की जरूरत होती है, प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं, उनसे जाकर बात की जाए, यू फील सो रिलैक्स। और हर बंदे की जिंदगी में कोई नेगेटिव चीज नहीं है, इसको एक्सेप्ट करें और इसको एड्रेस करने का तरीका ढूंढें। ट्रस्ट मी, अफगानिस्तान हो गया, अभी तालिबान का इशू चल रहा है, कश्मीर हो गया, कोई मसला हल हुआ अभी तक नहीं। हर मसले का हल इज अ टेबल टॉक। वही टेबल टॉक है जो एक थेरेपिस्ट बैठता है एक तरफ, क्लाइंट बैठता है दूसरी तरफ, और होती है टेबल टॉक। उस टॉक में क्या होते हैं, वहां तो पेपर में रेजोल्यूशन लिखी जाती है ना, यहाँ माइंड रेजोल्यूशन होती है। और हम दो बंदे, एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट, टू टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये हम सबके साथ होते हैं। इसको समझें, इसको एड्रेस करने के लिए कहीं पर भी कोई साइकोलॉजिस्ट है आपके पास अवेलेबल तो आप जरूर बात करें। यू विल सी द पॉजिटिव इफेक्ट्स, आपको खुद पता चलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि हर हॉस्पिटल में एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि गद्दी नशीन की तरह बैठा हुआ है, जिसकी सरकारी गद्दी है और वो उसकी जॉब के साथ ही खत्म होगी और एक नया साइकोलॉजिस्ट भर्ती होगा, विच इज बड़ी मेरा ख्याल है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतनी बड़ी आबादी में 50% ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो दैट इज ऑन फीमेल। ठीक है, तो फीमेल पॉपुलेशन इतना सफर कर रही है, तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि मुझे तो लगता है कि हर यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में 2-2 साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जो बात करें इस टॉपिक पे, और आपका हर जो है इश्यूज को सुनने के लिए कोई बैठा हो, आप उसको एड्रेस करने के लिए कोई बैठा हो। ये सब कुछ मैं इस सबको अगर कंक्लूड करूं तो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, हम सबको हो सकते हैं। इट इज क्वाइट नॉर्मल, जैसे नजला जुकाम खांसी और बुखार होता है, ये हम सबके साथ है। ठीक है, सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझे एक मसला हो रहा है, मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ, मैंने ज्यादा सोना शुरू कर दिया है, मैं उदास रहना शुरू हो गई हूँ, या मेरी नींदें उड़ गई हैं, या मुझे कोई भी ट्रॉमा है जो तंग कर रहा है, जहन में कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है, कोई ऐसी चीज जो खत्म नहीं हुई, आपको रोज तंग करती है। आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको नियर बाय अपनी किसी साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। ट्रस्ट मी, आपको इतना अच्छा लगेगा और आप सोचेंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं ये काम कर लिया कि जिसके लिए मैंने खामोशी में इतना ज्यादा सफर किया। आई थिंक अभी तक, एंड आई एम हियर टू address those questions. Thank you. Over to you, Neha. Yes, ma'am. There is a question that if someone not accept that, what we do? If someone do not accept that, what we do? Like mental health अगर कोई नहीं, ओके ओके, आप ये कहना चाह रहे हो जैसे आपको लग रहा है कि फलाने में प्रॉब्लम है, बट अदर पर्सन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, ये कहना चाह रहे हो आप? हेलो मैम, मेरा ख्याल है वो यही कहना चाह रहे हैं। नीचे इवन आसिया शराफत ने कमेंट किया है कि अ सोसाइटी प्रेशर डोंट, और उसकी थिंक दैट वी आर जेलस from somebody, that's why we are behaving like that, etc etc. समझो, so I totally understand living in this culture, ऐसा ही है, बट ये चीजें एकदम से नहीं होंगी, इसके लिए स्लो एंड ग्रेजुअल एफर्ट की जरूरत होती है। जैसे आपके एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, आप लोग इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट्स हो या किसी भी डिपार्टमेंट के हो, चूंकि आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, आपके पास एक्सपोजर है, ठीक है, आपके लिए बात समझना आसान है। लेकिन मैं आपको बड़ी आसान सी टिप देती हूँ। सपोज आपकी फैमिली एक टीवी ड्रामा देख रही है,
ये तो बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है ना। आप बैठ के कोई ऐसा कमेंट करें किसी कैरेक्टर के बारे में जिसको आपकी अम्मी भी देख रही हैं, अब्बू भी देख रही हैं, लेकिन वो कमेंट कुछ ऐसा हो उस किसी कैरेक्टर की पर्सनालिटी को इवैल्यूएट करते हुए कि उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझ आए। ये इनडायरेक्ट लर्निंग होगी आपकी फैमिली के लिए। जैसे आप टीवी ड्रामा देख रहे हैं और अचानक वो बहुत एग्रेसिव हो रहा है बंदा, तो हमारे घर वाले तो ये कहेंगे कि है ही पैड़ा, ये तो रोल ही बुरा है। तो आप उस टाइम को बड़ा अच्छा यूज कर सकती हैं। आप ये भी तो कह सकती हैं कि नहीं हो सकता है इसके कोई पास्ट इवेंट्स ऐसे हुए हों, इस कैरेक्टर में क्या हुआ था मामा, या इसमें क्या था जो बंदा इतना एग्रेसिव हो रहा है, या अगर ये बंदा नेगेटिव है इसके पीछे क्या स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ हैं जो कर रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपने घर और फैमिली एनवायरनमेंट को इस तरह नहीं चेंज कर सकते कि हम उनको जाके धड़ल्ले से कहते हैं कि आप गलत है, आपको नहीं पता, बेसिकली ये मसला ऐसे है या वे वैसे है। सोशल एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, लेकिन उसको सॉल्व भी हमने ही करना है। मैं बता रही हूँ स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने अपने छोटे बहन भाइयों को ट्रेन करना है, वो आपकी डोमेन है, ठीक है। आपने इनको बताना है कि ओके वेट, मेरे साथ बैठो, बात करके देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम, आपको फीलिंग्स क्या हो रही हैं, आपको किस चीज पे गुस्सा आता है। आई एम हियर टू सपोर्ट यू, आई एम हियर टू लिसन टू यू। आप मुझे बताओ, मैं आपकी बात सुनूंगी, आप अम्मी अब्बू से मत करो। आप अपने छोटे बहन भाई को सिखा सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को स्लो एंड सॉफ्ट मैसेज दे सकते हैं थ्रू मीडिया कैरेक्टर्स, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। आप अपने घर के भाई आपके हैं, आप उनकी स्लो एंड ग्रेजुअल तरबियत कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द इतने केसेस होते हैं, बिनूर मुकदम केस हुआ है, मीनारे पाकिस्तान वाला केस हुआ है, हर रोज एक नया केस आता है। किसी भी चीज को टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना के फैमिली जब बैठी हो और आप उस पॉइंट पे बिल्कुल, वो कहते हैं ना, ड्राइव द नेल अ राइट बॉय एंड हिट इट ऑन द हेड। आपने उस अपना मैसेज उस मकाम पे देना है जब आप कहना चाह रहे हैं। आपने उस मैसेज को बड़े ही पोलाइटली एंड सॉफ्ट मैनर में बताना है कि ये तो मेंटल हेल्थ इशू भी तो हो सकता है, या ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से हम अपने बड़ों को एजुकेट कर सकते हैं, अपने बच्चों को आप घर के बहन भाइयों को सिखा सकते हैं। यंगस्टर्स तो चूंकि वो पढ़ने जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पर उनके पास तो एक्सपोजर होता ही है, तो उनके लिए बात समझना और समझाना आसान होता है। लेकिन जो चीज़ें आपके सर्कल में लाइक करें, आप उन पे काम करें। जहाँ तक हमारी अप्रोच होगी, हम सोशल एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट हाई स्कूल्स होने चाहिए, प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए। मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स तक ये बात जानी चाहिए कि डे 1 से तो नहीं चले, क्लास 5 के बाद तो मस्ट साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को खुद अपने बारे में समझ आ सके। क्योंकि हमारे ज़्यादा मसाइल तब शुरू होते हैं जब हमें अपनी ही समझ नहीं होती। जी बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, Ma'am, I there is have a a question. Yeah, sure, Habiba. Ma'am, if someone is suffering from depression and inferiority Yes. complex, मैम Yes. उनको पता है कि वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जी। वो ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं और ना ही वो किसी से शेयर करना चाहते हैं। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। कि जब मैंने काउंसलिंग कर ली तो तब मुझे ये बात समझ आई कि मैं हर राह पकड़ते हुए बंदे को उसकी काउंसलिंग नहीं कर सकती। काउंसलिंग उसकी हो सकती है जो आता है मुझे अपना हाथ पकड़ाते कि आई नीड हेल्प गेटिंग। मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि आपको प्रॉब्लम है, आप अब मतलब आप एक नेगेटिव सोच के मालिक हैं, आप जाएं अपना इलाज करें। तो हम हर किसी को आप यानी कि खुद शनासी भी तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना। तो जिस बंदे को अपनी प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रही उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। मेरे पास बहुत सारे रेफर्ड केसेस आते हैं कि अम्मा अब्बा ने या किसी फ्रेंड ने ज़बरदस्ती भेज दिया कि आप जाएं मैडम से बात करें। ट्रस्ट नहीं, वो 2 मुलाकात से ऊपर वो बात ही नहीं करते, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो सबसे पहले क्लाइंट को खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं ये मैं आम उस स्पेक्ट्रम की बात कर रही हूँ जब आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं की। लेकिन अगर कोई बंदा आप फील कर रहे हो कि वाकई डिप्रेशन में इतना आगे जा रहा है कि वो खुदा न खासा सुइसाइडल हो सकता है या उसको खुद नहीं समझ आ रही कि उसको अपना ट्रीटमेंट करना है, वो रेफर्ड केस काम करते हैं। फिर आप उनको किसी तरीके से डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर ये होता है कि मेडिकेशन से इलाज शुरू किया जाता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज देखिए 3 वजह से हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है लाइफ स्ट्रेसर्स, कोई ऐसा लाइफ में इवेंट हो गया कि आपको ट्रिगर कर गया आपका मेंटल हेल्थ। और सेकेंडली जेनेटिकल इफेक्ट हो सकता है आपकी फैमिली में अगर डिप्रेशन रन करता है। क्योंकि डिप्रेशन इज अ सिवियर मेंटल डिसऑर्डर, इसको आप लाइट मत लें। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग की बात है वो एक अलग बात है, बट ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ है ना जिससे डिप्रेशन आ जाता है एंड पे, तो ये सिवियर सिचुएशन होती है। इसके लिए
आपके जो केयर गिवर्स हैं, आपकी बहन, भाई, दोस्त, उनको चाहिए कि वो उसको किसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं या साइकियाट्रिस्ट के पास। तीसरा, ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। ये जब ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस होते हैं तो ये मेडिसिन से ही ठीक होता है। वो जो ही दवाई दी जाती है तो हमारी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन है कार्टिसोल, वो रिलीज हो रहा है, उसको कम करके डोपामिन लेवल दवाइयाँ थोड़ा बढ़ा देती है ताकि आप एक प्लेजेंट मूड में रहें। सो अगर आप डिप्रेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो डिप्रेशन इज अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, वो हल्की बात नहीं है। अभी तक हम जिस स्पेक्ट्रम में बात कर रहे थे वो एक लाइट नेगेटिविटी को लेकर हम चल रहे थे कि अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है तो फिर आप किसी को खुश नहीं कर सकते, या कोई जेलसी में है, जेलसी भी एक नेगेटिव फीलिंग है ऑफ कोर्स, तो हम उसके लिए किसी को पुश करके नहीं कह सकते कि यार तुम बहुत जेलस हो, तुम जाओ थेरेपिस्ट के पास, ठीक है। बट इफ यू सी एंड फील दैट समवन अमंग योर सर्कल इज गोइंग टुवर्ड डिप्रेशन, वो उसके सोने की हैबिट्स, उसके रोने की हैबिट्स, उसका बात बात पे चिड़चिड़ापन, या अगर आपको उदास शदीद लगने लगे तो या आप एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेंबर, या आपका फर्ज है आप उसको किसी तरीके से डॉक्टर के पास लेके जाए। कभी भी डिप्रेशन को अनट्रीटेड नहीं छोड़ते। There is a question from Amna Tivana that people just make fun of us if we just even discuss about it. And then उसके बाद हमारे पास रुबाब से क्वेश्चन आया है that we don't even trust anyone, every person have two faces. फिर उम्र बिल्कुल रुबाब सही। कह रही हैं, यस एक मिनट, 2 क्वेश्चन तक लो नेहा, मैं इनको आंसर कर लूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन था पीपल मेक फन ऑफ इट। बड़े मजे की मैं आपको बात बताऊँ, कल मैं अपने क्लिनिक पे बैठी हूँ, मेरे क्लिनिक के बाहर ना वो मेंटल इमेजेस बने हुए हैं, कुछ वियर्ड से 3 लोग ना पॉइंट करके हंस रहे थे मेरे क्लिनिक की तरफ, एंड आई गॉट रियली हरास्ड, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ क्लिनिक पे, तो मुझे एकदम, मैंने हरासमेंट सेल फोन कर दिया 1043 पे ना। तो हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं, मगर वो दूर से जिस तरीके से पॉइंट करके हंस रहे थे, और मुझे नजर आ रहा था, मेरे क्लिनिक के ब्लाइंड्स ऐसे हैं कि अंदर से मुझे नजर आते हैं, उनको अंदर नजर नहीं आ रहा था कि मैं देख रही हूँ, बट दे वर एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ दोज इमेजेस कि दिमाग, दवाइयाँ, समझ रहे हैं आप लोग। तो यस, आई नो पीपल, लेकिन हमें हेल्दी होने का ये सबूत देना है कि हमने चीज़ों को, लाइफ स्ट्रेसर्स को किस तरह कोप करना है। यानी उस टाइम मैं वाकई डर गई, तो मैंने हरासमेंट सेल फोन कर दिया और मैंने कहा 3 बंदे खड़े, 15 को फोन करके इनको हटवाएं, और वो डिस्पर्स हो गए, ठीक है। इस तरह अगर फैमिली में कोई मजाक उड़ा रहा है, ट्रस्ट मी, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में कॉन्फिडेंट है ना, तो 2 मिनट से ऊपर को मजाक नहीं उड़ा सकता। अगर आप अपने किसी कॉन्सेप्ट, अपने किसी प्रॉब्लम के बारे में सीरियसली कंसर्न है, एक दफा को मजाक उड़ाएगा, 2 दफा, तीसरी दफा उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसको समझ आ जाएगा कि दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट समथिंग। तो ये तो हम खुद लोगों कि हमारी जिंदगी में कोई कितना मजाक उड़ा और कब हमने शट अप कॉल दी, और हमारे ही हाथ में। हम लोगों को जितनी इजाजत देते हैं वो हमारे सर बताना है कि हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल बात इस लाइन से आगे नहीं आना। सो आ जाता है कि अगर इस चीज पे मजाक अगला ऑफेंड हो जाता है, मैं चाहूंगी। पहला क्वेश्चन, दूसरा था, सॉरी नेहा, सेकंड क्वेश्चन कि हम किसी पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात। देखिए हम बहुत अच्छे रिश्तेदार हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होगा तो वो मेरे से काउंसलिंग नहीं, क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ, वी हैव अ डिफरेंट, मैं अपनी बहन, भांजी, रिश्तेदार होती ना, थेरेपी होती है, ये रूल। इस तरह आपकी अभी आप एक सर्टेन लेवल तक गुफ्तगू कर सकते हो, उसके आगे होता है आपने कुछ चीजें नहीं उनसे डिस्कस, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होता है। फंक्शनल है बेसिकली, जिसकी अप्रोच होती है कि जिसका काम, ठीक है, हर बंदा थेरेपिस्ट भी नहीं हो सकता, वहां से उठ के डॉक्टर। तो साइकोलॉजिकल जो थेरेपिस्ट होता है वो एक ऐसा बंदा होता है जो आपको बिल्कुल नहीं जानता होता। पहले तो अननोन बंदे के पास जाते हैं जो आपका रिश्तेदार नहीं होता, आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं होता, अननोन होता है आपके लिए। फिर जब आप, ये हमारी बुक्स में हमें सिखाया जाता है साइकोलॉजी में, कॉन्फिडेंशियलिटी इसका नाम होता है, एक फैक्टर, कि जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो मैं अपने साथ के थेरेपिस्ट से भी नहीं शेयर करती, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का ये लेवल होता है कि हम प्रोफेशनल्स में भी कभी ये नहीं बताते कि हमारी क्लाइंट के साथ क्या प्रॉब्लम था। कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सट्रीम पे मेंटेन रखी जाती है थेरेपिस्ट के साथ, जबकि हमें दोस्तों और रिश्तेदारों में ये डर होता है कि चीज़ लीक हो जाएगी। सेकेंडली, हम कभी भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में वो एम्पैथी तो हम शो कर सकते हैं, बट
वो क्या कहती है कि एक्सेप्टेंस भी हम दे सकते कर सकते हैं, बट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना ज़रा मुश्किल होता है। तो जो एक थेरेपिस्ट होता है या साइकोलॉजिस्ट का तो जॉब ही होता है जस्ट टू गिव unconditional positive regard. I'm here to listen to you and I'm here to help you. इसलिए ये प्रोफेशन ही उस प्लेटफॉर्म पे जाके बात करें अपने प्रॉब्लम्स की, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में कराए, रादर देन आप अपनी फ्रेंड से बात करें, आधी बात करेंगे आधी नहीं बता सकेंगे, किसी फैमिली फिर भी आपको डर होगा। तो इसीलिए दिस इज मोर फंक्शनल टू गो टू एनी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जो आपको अवेलेबल and you will see the results there. Okay ma'am, these are the last two questions. के बाद फिर हम क्विज की तरफ चलेंगे। इसके मैम हम तो दूसरों को सपोर्ट कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मारिया नवीद। शी इज सेइंग कि हम तो दूसरों को सपोर्ट कर लेते हैं, हमें सपोर्ट करने की बारी आती है, लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होते, तो मतलब यहाँ पर लोग बहुत मतलबी हैं। कोई मसला नहीं है। आप क्या समझते हैं कि साथ सुबह से शाम तक हर बंदे की जिंदगी स्मूथ हो, दफा फ्लक्चुएशन नीचे जाता है, फिर दरमियान में चलता है। 100 दफा मेरे साथ लाइफ इवेंट्स होते हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं, लोग इतने कोऑपरेटिव नहीं है, इस तरह पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते जैसे आप देते। सो व्हाट इससे होती, हर बंदा से बताता है कि मैं कौन, ठीक है। पुराने वक्तों में लोग कहा करते थे कि आप अपनी बात से अपनी जात बताते हैं। बड़ी आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई बंदा नेगेटिविटी दिखा रहा है तो वो अपना आप शो कर रहा है। अगर आप और आपकी लाइन दुरुस्त है, आपको लोग नहीं सपोर्ट कर रहे, दैट्स इट, आप जाने दें, तो सही है ना अपने रास्ते पर। आपकी सपोर्ट के अपनी लाइन पर डटे रहिए। लोगों से आपको सपोर्ट ही मिलती तो वो तो फिर मैं बता रही हूँ ना कि वो तो अपनी जात दिखा रहे हैं, मगर आप तो अपने काम पे फोकस रहे। जब आप अपने काम पे और जब आपको खुद पे इतना ज्यादा भरोसा होता है ना कि जो मैं हूँ वो सही कर रहा हूँ, अगर आप सही कर रहे हो, ट्रस्ट में, फिर आपको इसे हम मोटिवेशन में दो लफ्ज होते हैं कि बाज़ दफा हम करते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए काम, जैसे कि मैं ये सेमिनार इसलिए करूँ कि जी मुझे आपने पे करना है, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, या कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा। एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि सपोज मैं ये सोच रही हूँ कि ये मैं काम खुद के लिए कर रही हूँ, ठीक है, वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन स्ट्रांग हो तो ही आप काम अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको बाहर से रिस्पांस की तवक्को हो तो और वो ना मिले तो फिर आप थोड़े हर्ट होते हैं, आपको तकलीफ होती है। तो हमेशा कोशिश करें काम इंट्रिंसिक मोटिवेशन से करें, पैशन से करें, जहाँ पर आप ये सोचें कि मुझे कोई सेकंड करे ना करे, आई नो आई विल डू दिस एंड आई विल एस इट। जो कोई काम, जो कोई प्रोजेक्ट, अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते रहें जबरदस्ती, तो आपकी शख्सियत की बड़ी अच्छी और मस्बत पहलू है। इस सपोर्ट कर रहा है तो आपकी शख्सियत को और निखार देगा, ट्रस्ट में। जी जी मैम समटाइम ऐसा होता है ना चाह बहुत सारे नेगेटिव, उस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और चाहते हैं इतने हैवी हो जाते हैं कि हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते, तो उस चीज को ओवरकम कैसे। और क्या कहते हैं, बंदा हो से कभी किसी ने कैसा कि ये एक जुमला था, आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान, बेसिकली बशर बनाया है, हम फरिश्ते नहीं हैं। हमें 100 दफा नेगेटिव सोचें आती हैं, ट्रस्ट में, हमारा भी दिल चाहता है उठा के थप्पड़ मारे। इट्स ऑल अबाउट द विच वी मेक। जैसे आपको नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको नेगेटिविटी आप फील कर रहे हो, आप, ठीक है, पहला गुड स्टेप कि आपको इतनी सेंस है कि आपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को स्टॉप करके एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। यू आर अ सेंसिबल पर्सन। सेल्फ टॉक, ठीक है, अपने आप से बात करना शुरू करें, अपने आप को महसूस करेंगे, आपकी नफ्स पे हाथ रखेंगे, अपनी दिल पे हाथ, क्या नो 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 नो
कभी ये सीन, नो डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, समझ Yes, रहे हो? ma'am. वो तरीका होता है जब जी. आप अपने आप को समझा रहे होते हैं, या क्लोज योर आइज, दोस्त अपने आप को अपने आप से नहीं दुरेशा, ये अच्छा तरीका नहीं है, ये तो सब काम खराब हो जाएगा। एंड इसमें तो मेरी सपोज मेरी सोशल रेपुटेशन पे फर्क आएगा। से नो, नो करें। और हमारा तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम एस्पेक्ट की बात में मिलती है नेगेटिविटी से बचने के लिए। सेकंड, एक और चीज मैं ऐड अप करना चाहूँ, जिन जो उनको नेगेटिव थिंक लाइफ में, अपनी लाइफ अगर जहाँ पर भी उनका इंटरेस्ट है, कोई हॉबी है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, म्यूजिक है, क्रिएटिविटी को ऐड करें। बाज लोगों को लिखने का शौक होता है, बाज लोग होते हैं वो पोइट्री करते हैं, बाज लोग होते हैं दे प्ले विद द कलर्स बड़े अच्छी अच्छी, बाज लोग स्केचिंग बहुत अच्छी करते हैं। आप अपने अंदर की वो नेगेटिव थॉट जो एक्चुअली अंदर की एनर्जी को आउटलेट नहीं मिल रही, ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी भी है, वो पॉजिटिव एनर्जी भी है। नेगेटिव एनर्जी जैसे बच्चों में होती है, तो मैं उनसे कहती रेसलिंग का एक एक आबशार होती है जिसको एक आउटलेट चाहिए होती है। इसी तरह यंगस्टर्स में कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ ऐसा कोई इनोवेटिव वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मूवी एनालिसिस लिख सकते हैं बैठकर, आप पोइट्री कर सकते हैं। चीजें बहुत हेल्प सी बात कर रही है मैम कि अब मैं बैठ के ड्राइंग करूं, वो उन नेगेटिव थॉट्स को भी जब आप किसी एक्सप्रेशन में चेंज करेंगी ना, किसी पिक्चर में, किसी पोएट्री में, इट विल बी कैथारसिस फॉर यू, आप लाइट हो जाएंगे। तब इसको ट्राई करके देखिएगा। मैम आपने बहुत अच्छा, I really like it. थैंक यू। कि जैसे एक बोरिंग क्लास, ठीक है, कोई भी सिटिंग हो, चाहे वो हमारी क्लास हो, चाहे वो सेमिनार वेबिनार हो, इट शुड बी वेरी लगे कि अगला बंदा बोल रहा है तो पैशनेट है टू डिलीवर। और जब सुनने वाले भी ऐसे दो कान हो कि जो लगता है वो एक इंटरेक्टिव सेशन होता है कि जिसका सारा लुत्फ होता है मेरा ख्याल में। And I'm delighted. Excuse me. जी बेटा, वो भी डिप्रेशन या नेगेटिविटी में ले सकते हैं, मतलब कुछ लोगों को वह भी तो होता है ना, तो उसका क्या इलाज होता है फिर? जी जी, अच्छा मैं बड़े मजे की बात बताती हूँ। वहम एक, देखिए हमने बड़ों से, एक तो वहम, पता नहीं आप किस टाइप के वहम की बात कर रहे हो। एक तो सुपरस्टिशंस होती थी जो हमारे हिंदू पाक में हुआ करती थी, काली बिल्ली गुजर गई तो बुरा हो जाएगा हमारे साथ, ये सुपरस्टिशंस होती थी। कोई बर्तन टूट गया तो ये नहुसत है, किसी अहम मौके पे लाइट चली गई, ओ हो ये तो मसला खराब हो जाएगा, ये तो रिश्ता ही नहीं पूरा चलेगा, एंड शादी के मौके पे लाइट चली गई थी। ये होती है सुपरस्टिशंस जो गलत थी। अब होता है वहम। वहम आपको क्या हो सकता है, किस किस्म का वहम है? एक तो आप आगे वहम मैं नहीं, इसी सोचो की बात करती, जैसे कि हम मुझे, नमाज पढ़े होते हैं तो हमारे पीछे सोचो कोई अकेले कमरे में कोई
तो जिन हेल्प नहीं करता, यानी कि आप नॉर्मल इंसान की तरह खाते पीते हो, नमाज पढ़ते हो, जाते हो, कभी कभार अकेले जाते हो, डर लगता है, फिर हो रही है आपका उठना बैठना, रिहाइश, पढ़ना लिखना और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है, तो फिर ये वहम इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, फिर आपको उसको डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू। Okay, guys. So I think, ma'am, हम तो questions for you, and yes, ma'am. और there are आपके साथ या फिर पर्सनली करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं? यहीं पर लाइव सेशन में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैम। सो गाइस, हम लोग अभी अपनी ज्वाइन कर सकते हैं गेम को, ठीक है? पिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। और जो बाकी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक वी हैव 66 होंगे स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पे। तो आप लोगों ने साइड बाय साइड आंसर करना है, आप लोगों को भी करनी होगी। ये एक सिर्फ एक छोटी सी गेम है, जस्ट इन ऑर्डर। जो पहले 3 पार्टिसिपेंट्स होंगे सिर्फ वो ज्वाइन 3, 2, 1 और आप लोगों के साथ पिन कोड शेयर होने वाला। Everyone. So we are waiting for the players. 801716. Okay, players limited reach. तो अब हम इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स आप लोग सारे के सारे गेम वेलकम फातिमा, सहरिश एंड लाइबा एंड इन पे जो चांसेस रहेगा कि आप लोग अनम्यूट करके मैम से जो भी आप so 3 background noise, 3, 2 and 1 start. Okay. What is it that lives if it is fed and dies if it is and dies if you give it a drink? Yeah. We have one answer, 2 players, and okay, good. Next. ओके, तो ये टाइम डिपेंडेंट भी है कि जो पहले आंसर करता है उसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, जो बाद में आंसर करता है, तो ये भी एक चीज है, ठीक है? फातिमा, लाइबा एंड सहरिश, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If 1 equals to 3, 2 equals to 3, 3 equals to 3, 4 equals to 3, 5 equals to 4, then 6 equals to? Hey, yaar. Hurry up. We have 0 answers. 5. Like 6, S-I-X. We have 3 digits. No, 3 alphabets. Okay. I am an odd number. Take away 1 letter and I become even. What am I? गौर से देखें. Options को गौर से देखें. 1 answer. Hurry up. Oh,
गाइस बट आप आंसर तो करो, कुछ भी आंसर करो. इट्स 7. So S रिमूव कर रहे हैं तो एंड पे इट्स इवन. We have Laiba. Great. Next question. What never asks a question but gets answers all the time? आप गूगल भी कर सकते हो. Cell phone. Again, we have Laiba on the top. Good. What goes up but never comes down? I hope chat box में भी सही अच्छे से आंसर्स आ रहे होंगे. Yes, it's age. Federation लाइबा के दरमियान कंपटीशन थोड़ा सा टफ है. Which three numbers have the same answers whether they are added or multiplied together? चैट बॉक्स में ज्यादा स्पीडली आंसर आ रहे हैं. Yes, 1, 2 and 3. So we have Laiba again. Nice. Laiba जीत जाएंगी. IEEE Day is on. हम IEEE Day celebrate भी करेंगे everyone. So if anyone wants to participate, do let us know about it. Yes. Wow. IEEE. Next question, I think is, yay, are you enjoying the event? Nice. आपका आंसर दुरुस्त है. You ready to fight depression, guys? Yeah. I think हमारे साथ लाइबा होंगी अभी थोड़ी देर में. बोनस क्वेश्चन, कुछ भी आंसर कर सकते हैं आप. Good one. So, congratulations. Event related कुछ भी कहना, but I don't simply share anything which you would like to do. कुछ भी share up about yourself. आप क्या कर रहे हो, कौन सा सेमेस्टर है, किस डिपार्टमेंट से. ये लाइबा आप अपने आप को अनम्यूट करो, then I think you would be audible to us. Can you hear me now? Yep. Okay, my name is Laiba Amir और I am BSc in second semester और thoroughly enjoyed this whole session. मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है mental health awareness. मैं personally इस चीज़ को बहुत support करती हूँ. Second thing is my family. हमेशा मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों की stories जो हैं वो सुनी है कि parents जो हैं और siblings हैं वो supportive नहीं होते. मेरी family में अल्हम्दुलिल्लाह my parents, my siblings, each one of them are much aware of mental health और वो उस हिसाब से support भी करते हैं. एक चीज़ ये और दूसरी कि मैंने देखा है लोगों को they feel uncomfortable in sharing their problems. तो एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कुछ ऐसे ways बताएं जो मोस्टली लोगों को जो डिफ़िकल्टी होती है शेयर करने में किसी भी दूसरे बंदे से या फिर कि इवन किसी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से भी उनको क्या करना चाहिए. बस थैंक यू सो मच.
ओके, थैंक यू लाइबा, थैंक यू सो मच। ओके मैम, फिर आप कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा। अच्छा नेहा, एक तो मुझे ये पूछना है कि जो लाइबा ने मुझसे क्वेश्चन किया है या मैम ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन किए। ठीक है लाइबा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किए, लेकिन याद रखिएगा कि जब तक हम, सब लोगों के लिए मैसेज है कि जब तक हम उस रेडीनेस बढ़ता जाता है, ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है। आप समझ लें कि आपका एक किचन है या आपका एक बेडरूम है, ठीक है, आप उसकी रोज क्लीनिंग नहीं कर रहे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे डस्ट रोज होगी, वहां पे गार्बेज बढ़ता जाएगा, जबकि आपको पता है कि रोज मिट्टी आ रही है, ठीक है, आपको पता है रोज हम गार्बेज बिन में गंद डाल रहे हैं। तो होता ये कि मेंटल हेल्थ की एक्सेप्टेंस, कि आपको सबसे पहले तो आपको ये समझ आए कि ये प्रॉब्लम है, आप इसको अंडरस्टैंड करें, और फिर आप ये समझें कि अगर आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे, आप किसी किस्म की हेजिटेंस में रहेंगे, तो ये चीज बढ़ती जाएगी, ये खुद ब खुद सॉल्व नहीं होगी। ये कोई हमारा इम्यून, फिजिकल तो बहुत सी बीमारी है जिनको हमारा इम्यून ठीक कर देता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक वर्ड होता है मेंटल हाइजीन, वो स्लाइड आप लोग ले लीजिएगा, स्लाइड से भी था कि जिस तरह हम कहते हैं लाइफ बॉय से हाथ धोएं वायरस सटेगा, या हमें कहते हैं दांत ब्रश कर लो कोलगेट से तो इसमें आपके दांतों में पता नहीं प्लाक नहीं लगेगा, टार नहीं लगेगा। इसी तरह मेंटल हाइजीन के लिए भी 2-3 चीजें होती हैं। मेंटल हाइजीन के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें बहुत सारी चीजें बताती है, जिसमें हमें एक माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस हैं, वो भी आपको साइकोलॉजिस्ट सिखाता है। फिर क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, इनोवेशन पे फोकस करना है, आर्ट एंड म्यूजिक में आपने इंटरेस्ट लेना है। आपको पॉजिटिविटी जितना बढ़ाएंगे, नेगेटिविटी उतना कम होगी। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, एक्सेप्ट करें, और इस हकीकत को समझ लें कि ये मसले अंदर ही अंदर नहीं हल होंगे, इनको आपको बोलने से ही हल होंगे। याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल इशू हमेशा आप बोलेंगे तो पता चलेगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो आज के इस पूरे वेबिनार से अगर आप ये एक्सट्रैक्ट कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी कि यही हमारी जुबान है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। हाउ वी थिंक, हाउ वी फील एंड हाउ वी एक्ट, या तो मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ आपको बताऊंगी या अपनी जुबान के जरिए से। दोनों सूरतों में मैं बात करूंगी तो बात बनेगी। ऐसे ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो सकती। किसी किस्म की हेजिटेंस से आपको तो पड़ेंगे, आपको सामने आना पड़ेगा बात करने के लिए, आपको अपने लिए, अपने सुकून के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। ये खुद ब खुद से इंटरनल हीलिंग नहीं है कि जख्म लग गया तो ऊपर क्लॉटिंग होगी और ऊपर से जनाब स्किन जुड़ गई, वो वाला हिसाब नहीं है। यहाँ पर ये है कि जख्म ऊपर से अगर जुड़ा हुआ नजर भी आ रहा है, आप सोशली मैनेज कर रहे हैं कुछ चीजें, आप ये शो कर रहे हैं कि आप नॉर्मल रह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो अनरिजॉल्व है तो वो आपको तकलीफ देता रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप उसको वर्बलाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आप में से किसी को भी लगता है कि आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, प्लीज टॉक अबाउट दैट इशू। आप खुद अपने आप से भी बात कर सकते हैं, आप राइटिंग के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम को लिख के देखें कि वो इन वर्ड्स कैसा आपको फील होता है। एंड अगेन मैं वो कहूँगी, इसमें हेजिटेट करने की कोई बात नहीं है। बी ब्रेव, बी बोल्ड। आप लोग तो फिर एक एजुकेटेड क्लास से ताल्लुक रखते हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर है, आपके पास टीचर्स अवेलेबल हैं। आप लोग इस तरह मत सोचें, और बल्कि इर्द गिर्द रहने वालों को एजुकेट करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी बनता है कि आप उनको समझाएं कि कम टू द पॉइंट। मैं एक ट्रांसजेंडर की स्टोरी देख रही थी, तो उसने कहा कि मुझे तो बचपन से ही पता था कि मेरा एक्चुअल जेंडर ये नहीं है, लेकिन वो अपनी टर्म्स में उसको कमिंग अप कहते हैं। लेकिन उसने कहा मेरा कमिंग अप 18 पे हुआ, 18 ईयर्स में जाके मैंने सबको बता दिया कि नहीं, मैं फिजिकली अगर मर्द बना हूँ लेकिन अंदर से मैं एक औरत हूँ। तो इस तरह आपको रेडी होना है फॉर द कमिंग अप, कि आपके जो दिल की बात है वो आप जितनी जल्दी एक्सप्रेस कर देंगे उतने आप इनलाइटेंड होंगे, उतना आपका बर्डन हटेगा। ट्रस्ट में जिंदगी में नेगेटिविटी या कोई मेंटल प्रेशर लेके जीना पता कैसा है, जैसे आपने 20 किलो आटे की बोरी, रोज अपने वही टास्क करते हैं, रोज उठते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वापस आते हैं, खाते पीते, लेकिन आपने बोरी नहीं उतारी। तो ये जो हमारे मेंटल इश्यूज होते हैं कि एक बर्डन होता है बहुत बड़ा हमारे माइंड पे, और जैसे हर वक्त हम उस बर्डन के साथ जी रहे होते हैं, और उस बर्डन को रिलीज करने का सिर्फ एक ही तरीका, दैट इज टॉक थेरेपी। आप बात करें अपने किसी बहुत क्लोज बंदे के साथ। मैंने देखा है इंटरनेट पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर रहे हैं,
मेरे ख्याल है उमंग के नाम से एक वेबसाइट थी, मैं देखी फ्री ऑफ कॉस्ट दे वर अवेलेबल, लो कॉस्ट आते हैं। तो मैंने देखा है कि हम एज अ सोसाइटी हम इसको समझते भी हैं इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं। तो आई थिंक हमें 1000 रुपए देके हम बाल तो कटवाते हैं, हम फेशियल भी करवा लेते हैं, हम ऊपर से अपनी स्किन पॉलिश करवाते हैं, हालांकि वो आप अपने बाल कटवा के दे आते हैं, ठीक है, बट नोबडी थिंक्स अबाउट द मेंटल हेल्थ कि आपने वहां पर बैठकर जो आप बात करेंगे उसके बाद आप कितने रिलैक्स फील करेंगे। तो आप लोग इसको एक्सेप्ट से जाएगा और आपके बिहेवियर से बहुत से आपके इर्द गिर्द के लोग जो इतने एजुकेटेड नहीं है वो सीखेंगे। ट्रस्ट में जो हमारी एजुकेटेड क्लास होते हैं, जो हमारी यूथ होती है, बहुत से लोगों की नजर होती है, इनके रिलेटिव्स की, आपकी मेट्स की, आपके घर में आने जाने वाले लोगों की, और आपके बिहेवियर से बेसिकली लोग लर्न कर रहे होते हैं। कोशिश करें पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव मैसेज दें, किसी में कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो आप उसको मशवरा दें, खुद के साथ कोई प्रॉब्लम देते हैं उसको रिजॉल्व करें, और फिर जैसे मैं ओपनली आपको बता रही हूँ कि आई ऑल्सो गो टू माई थेरेपिस्ट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर मुझे लगता है मैं डाउन हूँ तो आई गो फॉर हेल्प। ये तो बहुत एक एक्सेप्टेबल चीज होनी चाहिए एजुकेटेड क्लास में कि यस आई नीड हेल्प। हम समझेंगे तो हम आगे समझा पाएंगे अपने इर्द गिर्द, अपने से लिंक्ड, अपने से मरबूत रिश्तों को और अपने से ताल्लुक रखने वाले सर्कल को। There is a student who was asking a question. Her name is Maria Naveed. उन्होंने 2 दफा क्वेश्चन किए, इसलिए हबीबा मैं आपकी बात को कट कर रही हूँ. She is saying that I am the average person in academic life, but my other siblings are much more than me. Alhamdulillah, I am very happy for them. May Allah give them much more. But when my parents compare me with them, I still sometimes feel like nothing. And when I weep in front of in my mind, like feeling jealous from them, feel just hate my parents. Even sometimes I want to finish my life, etc. No. अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मारिया, थैंक यू सो मच। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम टू द पॉइंट जहाँ पर आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन इतना ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। अल्लाह ताला आपके साथ रहे, आमीन। अच्छा जी, बात यह है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था पेरेंटल ट्रेनिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अब आप लोग यूथ हैं, आप लोग मसलों को समझते हैं। जैसे आपने कहा, अगर आपके बहन भाई एकेडमिकली आपसे अच्छे हैं, सबसे पहली बात आपकी जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि आप खुश हो उनकी ग्रोथ पे, और आपने कहा यू आर सेटिस्फाइड। सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। मैं आपको बड़े मजे की बात बता, आपको पता होगा ग्रॉस डेवलपमेंट कुछ इसका होता है, जिसमें देखते हैं किसी मुल्क की खुशहाली का इंडेक्स क्या है। तो जीडीपी बताती है कि इस मुल्क में कितनी तरक्की हुई है, तो कहते हैं नेशन इतनी खुशहाल है। कोरिया में 2009 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जीडीपी से नहीं, किसी मुल्क को कौम की तरक्की का पता हो उसकी वेलबींग से पता चलेगा कि उसके सिटीजन की मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है। तो उन्होंने मेंटल हेल्थ इंडेक्स को भी साथ शामिल किया है कि हमारे हर शहरी का अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो हमारी नेशन ग्रो करे। वेरी मच हेल्थ फोकस्ड, इस तरह बहुत से यूरोपियन और कंट्रीज भी हैं। सेम वे हम अपने घरों में सिर्फ हमने पढ़ाई को ही एक अपना गॉज रखा होता है कि जी ये बच्चा 80% लेता है, अच्छा है, 90% वाला अच्छा है, 60% वाला तो कुछ भी नहीं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट केस, थैंक यू चौधरी कमाल, आई गेस यही नाम है, थैंक यू फॉर द करेक्शन। तो इसी तरह हम भी घरों में नंबरों को हमने समझा होता है कि जीडीपी कितने नंबर हमें बता रहे हैं कि बंदा कितना परफेक्ट जा रहा है। उन सबसे बेहतर जो बात है जो आपने मुझे भी बताई है कि आप उनकी खुशी में खुश हैं, कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट आपकी पर्सनालिटी का, एक बात। दूसरी आपकी स्ट्रेंथ कि आपने नमाज में रोक के दुआ करती है, ये तो फिर अल्लाह का फजल है आप पर बहुत बड़ा। जिस बंदे को अल्लाह ताला जैसे काउंसलर मिल जाता है, जिसको नमाज पर बैठकर अल्लाह ताला से क्लोज बातें करनी आती है ना, उससे आगे कोई बंदा नहीं है, ट्रस्ट नहीं। उसको क्या काउंसलर चाहिए? आप तो रब के बहुत करीब हैं, आप अल्लाह ताला से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, जहां पर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू ही नहीं है। आप तो अल्लाह ताला के बड़े बेस्टोर्ड बंदों में से नवाजी हुई हैं आप तो, कि आप
डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रही हैं, रो भी रही हैं, अपना मसला भी बता रही हैं, आपके पेरेंट्स गलत कर रहे हैं, सीधी सी बात है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको बताऊं, जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी ऊपर से सीख के नहीं आए होते, ट्रेनिंग लेकर नहीं आए होते, वो भी आप जैसे मासूम से बच्चे होते हैं, 20-22 साल में शादी हो जाती है, उनको खुद भी नहीं समझ होता, बच्चे पैदा हो जाते हैं। वेस्ट में तो एक ट्रेंड है कि पेरेंटिंग, बच्चा पैदा होने से पहले आपको संभालने का तरीका सिखाया जाता है कि उसको गोद में कैसे उठाना है, फिर उसकी मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग की जाती है कि आपने बच्चे को कैसे करना है, इसकी सेल्फ स्टीम आपने डैमेज नहीं करना, हमें कुछ नहीं सिखाया जाता। बेटा पेरेंट्स बनते हैं और जब मामला खराब होते हैं तो फिर याद आ जाता है भाई ये क्या है। तो हमें अपने पेरेंट्स से भी गिला नहीं करना चाहिए। वो एक जनरेशन थी जो एक अलग सीक्वेंस में बड़ी हो रही थी, लेकिन ये सिलसिला जहां टूटेगा आपके जनरेशन पे। आप लोग जिस दौर की पैदावार हैं वो मेंटल हेल्थ, अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो पॉजिटिव अप्रोच ये कोशिश करें, जब आप पेरेंटिंग में आए आपकी गलती ना करें कंपेयर करने वाली, तो आपका बहुत सारा मसला हल हो जाएगा। आप एक चीज को गिरा से बांध लें, आप किसी से कम नहीं है, आप बहुत सी चीजों में बहुत से लोगों से बहुत आगे हैं। और अगर आपको कोई फ्लॉ, जिस तरह आपने कहा कि आप अल्लाह ताला से डिस्कस करती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी पर्सनालिटी का। थर्डली जो मैंने आपका कहा जिस अप्रोच को आप लेके साथ चलेंगी वो यही है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये गलत हुआ है तो आप नेक्स्ट टाइम इसको रिपीट। इसकी पेरेंटिंग में आप जिस स्टेज पर हो, जाहिर बात है आपके पेरेंट्स कितने अरसे से पेरेंटिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको सिखाया नहीं जा सकता, उनको सॉफ्ट मैसेजेस दिए जा सकते हैं कि मम्मी आप प्लीज कंपेयर ना किया करें, आई फील हर्ट, मुझे दुख होता है। तो मैसेज भी दिया जा सकता है और अपने ऊपर भी काम किया जा सकता है। याद रखिएगा जब कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई बुरा इवेंट होता है ना, और अगर आप उसमें से कुछ मुस्बत मैसेज ले लें, यानी अल्लाह ताला की ज़ात है, मैंने ज़ाती तौर पे तजुर्बा किया है कि मेरे साथ जब कुछ बुरा होता है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ, चाहे वो किसी की भी गलती हो। जैसे अगर मुझे किसी ने हर्ट भी किया हो तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैंने मैंने ये इस पॉइंट पे शायद मैंने इतना उसको अलाउ किया था तो उसने मुझे हर्ट किया, शायद मैं अपनी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं कर सकी, तो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। अगर मैं गिरूं भी तो मैं कहती हूँ कि नहीं मैं इसलिए गिरूं कि शायद मैं बेध्यानी से चल रही थी, मैं कभी ब्लेम नहीं करती किसी ने रास्ते में क्या रखा था। सो द थिंग इज कि मेरी पर्सनैलिटी पॉलिश हो रही है ना, तो अगर आप सोच लें कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपने इंप्रूव होना है, आपने बेहतर इंसान बनना है, तो हर तजुर्बे में से, हर बुरे तजुर्बे में से आप एक पॉजिटिव चीज उठा लें कि ये ऐसे है या मैंने ऐसे नहीं करना, तो दैट बैड इवेंट विल टर्न इनटू अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर यू। इंटरेस्ट में करके देखें, आपको मजा आ जाएगा, आप बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनते जाएंगे और आपको मसाइल पे हंसना भी आ जाएगा। आप उसको रसूलुल्लाह नहीं कहा करते थे जाहिलों से कहो सलाम, आपकी वो वाली अप्रोच हो जाती है। मुझे मेरे साथ आपको बुरा चलता है तो मुझे बस यही होता है कि जाहिलों को सलाम, इसके अलावा मुझे कोई जवाब ही नहीं आता। इंटरेस्ट में बाज़ बहुत बुरे इवेंट से मुझे वाकई हंसी आती है कि लोगों की अप्रोच पे, तो आप अंडरस्टैंडिंग के उस लेवल पे पहुंच जाए जहां पर जाकर आपको दूसरों पे तरस आए कि यार इनको तो नहीं समझ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ है। So try to be positive all the time and try to extract the positive material out of the negative events. It's a great experience, trust me. मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी why not, बिस्मिल्लाह जी। मैम बेसिकली हमारी सोसाइटी में एक कंसेप्शन है कि जो इंसान चीज़ें खुद बियर करता है, हर चीज़ खुद हैंडल करता है, वो स्ट्रॉन्ग है, बट ऑन द अदर हैंड अब वो उसके अंदर ही वो चीज़ें अब बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाती हैं कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाता एट सम लेवल। तो मैम क्या ये कंसेप्शन ठीक है और हमें इसको किस तरह डील करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किए। मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ, स्पेशली आपका जो क्वेश्चन है वो जेंडर बाइसेस से बहुत ज्यादा आता है कि हमारे यहाँ मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को रोने नहीं दिया जाता, मर्द पे ही सारा फाइनेंशियल बर्डन है, तुम मर्द हो तुम ही उठाओगे। इस तरह वो बेचारा हो सकता है कि अंदर से उसका मिजाज ऐसा ना हो सकता है अंदर से उसका मिजाज ऐसा हो कि उसको दुख पे रोना आता हो सकता है एक औरत का मिजाज ऐसा हो कि जो फैसले करने में स्ट्रांग हो, वो अपने मर्द से स्ट्रांग हो, बट सोशली उसको ये पोजीशन ही ना दी जा रही हो बार बार अगेन एंड अगेन। सो मेरा ख्याल है कि ये जो रवैये से चेंज हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये जो फेमिनिज्म की एक वॉर आई है, जो अवेयरनेस की एक आए, जो ग्लोबलाइजेशन के बाद, इंटरनेट अवेलेबिलिटी के बाद ये सब चीजें अब पता चलना शुरू हो गई हैं लोगों को कि अगर
मैं एक चीज की एक्सप्रेशन के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने बताया ना, अभी तक काफी ज्यादती होती रही हमारी सोसाइटी में। यानी अभी तक अगर आप वो रेडी हैं कि नहीं को बर्डन लेने के लिए, लेकिन आपको किसी सोशल रोल में बर्डन लेना पड़ रहा है, तो अभी तक होता रहा, बहुत होता रहा। लेकिन बाय द एक्सपोजर ऑफ इंटरनेट, जो आपकी जनरेशन जी है, आई मस्ट से जनरेशन जी, जो आप 20th सेंचुरी के बाद के बच्चे हैं, आप लोगों की जो एज है, आप लोग बहुत अवेयर है हम लोगों से, जनरेशन एक्स एंड वाई से। आपके सामने जिंदगी ये जो है, ये ग्लोबल कनेक्टिविटी जो है, इसने आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए, जो बातें शायद हमें आपकी उम्र में पता भी नहीं थी, और आपको आज से अभी आप उनका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सो जो पहले तक हो गया वो हो गया, अब आगे नहीं होगा, अब चीजें डिफरेंट होंगी। और स्पेशली जनरेशन जी, आप लोग उसको जिस तरीके से लेके चलोगे, लाइफ उसी डायरेक्शन में चलेगी। और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आपने देखा होगा मीडिया में मूवीज भी डिफरेंट तरीके से बनने शुरू हो गए हैं। वो साइकोलॉजिकल बर्डन पे बात होती है, बॉडी शेमिंग पे इश्यूज पे बनने शुरू हो गए हैं, डिप्रेशन पे मूवी आती है, टीवी आर्टिस्ट आके डिप्रेशन की बात करते हैं कि हाँ हमने इतना सफर किया। तो ये बहुत सारी चीजें ओपन अप हो गई हैं। तो उस तरह जो पहले प्रेशर जनरेशन एक्स और वाई लेती रही है, वो जनरेशन जी इज नॉट रेडी टू कैरी दैट बर्डन। वो रेडी है कि वो आप लोग बहुत सेंसिबल जनरेशन, हमसे बहुत ज्यादा, आप उन प्रेशर्स को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो और उसके सोल्यूशन के लिए चाहते हो। तो यस, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप तो माशाल्लाह आप सोल्यूशन निकल आएगा इन चीजों का। सोसाइटल चेंजेस भी आएंगी और इसमें बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे जनरेशन सी के एफर्ट्स के साथ। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम, ओवरथिंकिंग क्या मेंटल डिसऑर्डर है, चाहे वो किसी भी पॉइंट के बारे में हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, और अगर है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एंड सेकंड इज कि हम लोग डिसीजन टेकिंग पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? गुड। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आप ओवर थिंकिंग किसे कहती हो? ठीक है, सबसे पहले अगर एक सोच है और बेमानी सोच है, अब बार बार सोच रहे हैं, जैसे सपोज आपने एक असाइनमेंट बनानी है, ठीक है, तो अब वो आपके बार बार जहन में आ रहा है, क्योंकि आप तो स्टूडेंट्स हैं, आपके मोस्टली यही इश्यूज होते होंगे, अभी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं हुई शुरू, या आप लोगों की अब बनानी है, तो ये ओवर थिंकिंग नहीं है, बेसिकली ये एंग्जाइटी है जो आपको उस काम के लिए तैयार कर रही है। ठीक है, तो आपने उसका तो यही हल है कि आप देखिए, कोई भी काम करने के लिए सर्टेन लेवल की हमें एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं यूस्ट्रेस आपको लाते हैं इस लेवल तक जहां पर आपकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा स्ट्रेस है और आपके परफॉर्मेंस डिक्लाइन का शिकार है और वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो रही है, तो बात गलत है। अगर ओवर थिंकिंग करने से आप अपना वर्क रिफाइन करते हैं, सपोज आप एक प्रेजेंटेशन बनाई, फिर आपको ओवर थिंकिंग आपके जहन में नहीं, ऐड समथिंग एल्स, आपने और कुछ ऐड कर दिया, फिर आपको थिंकिंग आ रही कि नहीं कुछ इसमें से डिलीट करती हूँ, आपकी चीजें रिफाइन हो रही है, देन इट इज गुड। ठीक है, आप देखिए कि ओवर थिंकिंग का प्रोडक्ट क्या है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी असाइनमेंट पॉलिश हो रही है, देन ओवर थिंकिंग इज गुड। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इन द नेगेटिव डायमेंशन के, नहीं फलाने ने मुझे जुमला कहा था, इसकी बुरी इंटेंशंस होंगी, बात खत्म होगी। थोड़ी देर बाद फिर आपको ख्याल आता है कि नहीं उसने मुझे पहले भी हर्ट किया था, यकीनन इसकी यही बात होगी, फिर आप उस चीज को इग्नोर करते हैं, फिर थर्ड टाइम आपके जहन में आता है कि नहीं मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है और ये चीज, इसका मतलब वो सोच आपके दिमाग से निकल नहीं रही, इट इज परसिस्टेंट इन योर माइंड, देन यू नीड टू एड्रेस दैट। ठीक है, एक एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड बंदे में जो मैंने मेन डिफरेंस देखा है, वो आपको अपनी बात को सॉफ्ट एंड शुगर कोटेड वे में करनी आनी चाहिए। ठीक है, सपोज इफ यू वांट टू कन्फ्रंट एनीवन, आपको पूरा राइट आप कन्फ्रंट करें। अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग किसी चीज के बारे में आ रही है और आपको लगता है कि इसका एग्जिस्टेंस है, इसका एविडेंस है, यानी कि सपोज आपकी दोस्त ने आपके साथ कोई कुछ बुरा कर दिया और आपके पास उस चीज का एविडेंस है, यानी कि आपने वाकई देखा कि किसी ने आपकी असाइनमेंट उठा के नीचे रख दी, आपके नंबर कटवा लिए या व्हाटएवर, अगर उस चीज का एविडेंस है तो यू शुड गो फॉर कन्फ्रंटेशन। आप उनके पास बैठे और बड़े अच्छे पैराई में बात करें, उनको कन्फ्रंट करें इन द शुगर कोटेड लैंग्वेज, इन अ सॉफ्ट वे, कि मुझे जब मैंने देखा तुमने ऐसा किया था, या मुझे किसी ने बताया मेरे साथ तुमने ये किया, एंड दैट पर्सन इज विटनेस एंड आई हैव एविडेंस ऑफ दिस इवेंट। तो वो हैपनिंग रिजॉल्व करने की कोशिश करें इन द पॉजिटिव वे। ठीक है, अगर वो जो नेगेटिव थिंकिंग है जो आपके दिमाग में आ रही है और इससे कोई एविडेंस नहीं है, आपको लग रहा है बंदा मुझसे जल रहा है, लेकिन आपको उसको एविडेंस नहीं है, फिर वो आपकी नेगेटिविटी है, फिर आपको उसको सेल्फ टॉक के थ्रू उसको लाइट करें।
आप उसे कहें कि अपने आप को बताएं कि यार मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है दुरेशाबाद, मुझे लग रहा है लेकिन मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मुझे तो अपना वहम लग रहा है, तो मुझे इससे दूर रहना चाहिए। आप अपनी थिंकिंग को बार बार स्टॉप करें, डिस्ट्रैक्ट कर दें टुवर्ड द पॉजिटिव एक्सप्रेशन, सिंगिंग में, पोइट्री में, बुक रीडिंग में, वेदर में, किसी भी चीज में। फिर आपको अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन देने की जरूरत है। मैम देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अनुजा में, जो मुझे लगता है शायद हर लड़की का यही सवाल होता है that मैम हाउ टू स्टॉप क्राइंग ऑन एवरी लिटिल थिंग। मतलब हर कोई ये कहता है कि भाई ये तो हर बात पे रो पड़ती है, तो फिर मतलब इसको अब जाहिर है आई डोंट नो रोना रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता, लेकिन शी इज आस्किंग कि हम खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब बड़ी मजे की बात की आपने। देखिए, एक तो है नेचुरल रिस्पॉन्स। अगर आप किसी जानवर को भी सुई लगाएंगे ना तो उसको दर्द होगा तो उसके आंसू निकल आएंगे, ठीक है ना। एक तो ये है ये जो हमारे आंसू निकलना है, दैट इज अ फिजिकल रिस्पॉन्स टू द फिजिकल पेन, ठीक है ना। जब भी मेरे जिस्म पे चोट लगेगी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, एकदम से खून निकलता है तो देख के आंसू निकल आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है टू द पेन। अब लड़कियों का साथ मसला ये है कि जब दिल पे दर्द होता है ना, उनको कोई चीज बुरी भी लगती है तो वो फटाफट आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारा अल्लाह ताला ने एक मैकेनिक्स रखी है हमारी कि हमें जब हम हर्ट होते हैं तो हम आंसू निकलते हैं, ठीक है। बच्चियों को शुरू से ही इनकरेज किया जाता है, उनको यानी कि कभी डिस्करेज नहीं किया गया उनको रोने पर ना। जब रोती थी बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि रोने पर आपके मामला हल हो जाते थे। आपके घरों में शायद अभी से भी ट्रेंड जो रोता है, अच्छा ये रो रहा है इसको चीज दे दो, ये रो रही है इसको ले दो, ये रो रही है तो थोड़ा सा प्यार मिल जाता है। तो इस रोने से बेसिकली शुरू से हमारी मसले रिजॉल्व होते आए हैं। और इस चीज का बड़ा मजाक भी बनता है कि खवातीन जब शादीशुदा हो जाती हैं तो उनको लगता है कि उनके आंसू देख के उनके हस्बैंड उनकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बड़ा जोक होता है कि औरतों के आंसू जो है ना, वो लोग कहते हैं बड़े काम कर देते हैं ये वो। लेकिन मैंने बताया ना, शुरू से हमारी कंडीशनिंग होती है कि हमारे आंसू चूंकि एक पॉजिटिव इफेक्ट ला रहे होते हैं हमारी लाइफ में, आंसू हमारे यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी ट्यून्ड होती है आंसू बहाने पे। लड़कों के आंसू क्यों नहीं निकलते? क्योंकि मर्द को रोने नहीं दिया जाता। बचपन से अगर कोई भाई रोता है या बाप रोता है तो हम उसे समझाते हैं मर्दों क्यों हो रहे हो। तो ये हमारी कंडीशनिंग है जिसकी वजह से हमारे रिस्पॉन्स है। जरा से हर्ट होते हैं तो आंसू निकल आते हैं, क्योंकि बचपन से निकल रहे होते हैं। तो इसको आपको इस कंडीशनिंग को खुद ही, अगर आपको नहीं पसंद आपका बात बात पे आंसू निकलना, तो फिर आपको खुद को समझाना होगा, अपने आप को ही समझाना होगा कि नो मोर क्राइंग, नो आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई हैव टू रिजॉल्व दिस इशू माई सेल्फ, नो मोर क्राइंग, बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। जब आप अपने आप को समझाना शुरू करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। जब आप इस मसले की तह में पहुंच जाएंगे, देखिए साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि इशू का जब रूट कॉज पता चल जाता है ना, फिर खत्म हो जाती है बात। आज से आप ये समझ लें कि आप इसलिए रोते हैं कि बचपन से आपको रोने पे चीजें मिलती थी, रोने पर आपको अटेंशन मिलती थी, रोने पर आपको आपकी मन मांगी चीज दे दी जाती थी, तो आपका रोने वाली हैबिट पक्की होगी। और ये कंडीशनिंग कितनी पक्की होगी कि आज भी आप हर्ट होते हैं तो आपको आंसू आ जाते हैं, फिर आंसू कम हो जाएंगे आना, अगर आप ये बात समझ गए तो। क्वेश्चंस आए जा रहे हैं मैम। देयर इज अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन कि द डिवोर्स्ड वुमेन्स मैम, the divorced women become hard and proudy, they don't feel anything. नहीं तो बहुत अच्छा सवाल है बेटा, है। बुरा नहीं होता। और ये बहुत एक जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन किया है उसने अपनी ऑब्जर्वेशन से किया है, ठीक है। उसने वो देखा जो उसको नजर आ रहा था कि शी इज अ डिवोर्सी वुमेन और उसका रवैया सख्त है। ऐसी बात है ना। देखें, दो चीजें होती हैं, आपने जो ऑब्जर्व किया आपने उसका रिलेशन बना दिया ना। आपको नहीं पता कि वो रिलेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि नहीं। अगर आपने 15, 20, 60, 70 औरतें देख ली जो सब डिवोर्सिंग थी और सब हार्श हो गई थी, तो फिर आप सोच लें कि उस चीज के पीछे कोई रीजन होगा। यानी कि अगर कॉन्टिन्यूस ये चीज आ रही है, इसे हम साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। यानी एक चीज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन दो चीजों का रिलेशन निकालने के लिए फिर एक थॉरो रिसर्च की जाती है कि वाकई ही क्या ये डिवोर्स की वजह से ये हार्श रवैया है या इन सब के कुछ बिहाइंड द सीन जो हमें नहीं पता। हम किसी की स्टोरी का फ्रंट पेज देख के नहीं बता सकते कि अंदर क्या होगा। हमें बहुत कुछ चल रहा होता है लाइफ में, होती बहुत कुछ ग्रे भी चल रहा होता है। तो अगर डिवोर्सी पर्सन, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर वो हार्श हो गया तो एक तो अपरेंट सा रीजन है कि जाहिर बात है कि एक बंदे के साथ एक लाइफ में मिसहैप हुआ है, तो वो टेम्पररीली भी हो सकता है, परमानेंटली भी हार्श हो सकता है। बट
जब तक एक्सपेरिमेंटेशन ना की जाए हम दो चीज़ों को लिंक नहीं कर सकते, जब तक हम कोई रिसर्च का रेफरेंस ना देते कि ये कैसी रिसर्च आई है जिसने ये प्रूव किया है, तो फिर तो वो साइंटिफिक होगा। अदरवाइज ये आपके ऑब्जर्वेशन है, यू हैव ऑल द राइट टू ऑब्जर्व द थिंग्स एंड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स। आप कह सकते हैं दो वेरिएबल्स का ताल्लुक है, यार मैंने देखा इस तरह, लेकिन बट दिस इज अ लेमैन टर्मिनोलॉजी। For any scientific claim, any academic claim, we need to do the experimentation and psychological research, then we can write it. There is a question from Rubab. Is over imagination is also a mental health issue and sometimes it gives her headache. और एक और क्वेश्चन है फ्रॉम कनीज फातिमा, अगर कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा लाइक जॉब वगैरह और उसको ये रियलाइज भी नहीं हो रहा, तो उसका ये बिहेवियर कैसे ठीक किया जा सकता है? ओके, अच्छा जी, दो चीजें। एक तो आपने बात की इमेजिनेशन, ओवर इमेजिनेशन इज गिविंग यू द हेडेक। अगेन आप देखिए कि ओवर इमेजिनेशन प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या जो आप इमेजिनेशन इमेजिन कर रहे हो उसका प्रोडक्ट क्या निकल रहा है। अगर उस इमेजिनेशन ने आपको कुछ पॉजिटिव दिया है, आप कोई ड्राइंग बना के उठते हैं, आप उस इमेजिनेशन के बाद कुछ लिख के उठते हैं, कोई किसी किस्म की कोई तहरीर लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, फिर तो वो इमेजिनेशन अच्छी है, या वो इमेजिनेशन आपको हेल्प करती है इन द रियल लाइफ में कोई डिस्कवरी करने में। यानी कि आपने कुछ इमेजिन किया और उसके बाद आपको उसके मुताबिक आप उसको, उस कॉन्सेप्ट को, उस इमेजिनेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं, फिर तो इमेजिनेशन इज गुड। लेकिन अगर आपकी इमेजिनेशन इज ओनली गिविंग यू द हेडेक, देन स्टॉप डूइंग दैट। और यकीन करें कंट्रोल है आपके पास। आप अगर यूं सोचेंगे ना कि इस सोच से मुझे फायदा क्या हुआ है, इस सोच से मैंने किया क्या, यानी व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इमेजिनेशन। अगर आपकी इमेजिनेशन के बाद आप आइंस्टाइन की तरह या किसी पेंटर की तरह या किसी राइटर की तरह यू एंड अप इन सम ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, तो फिर तो जबरदस्त बात है। बट अगर आप सोचें और आपके इमेजिनेशन जो है वो तो सिर्फ आपको डिस्ट्रक्शन दे रहा है, तो फिर सोच लें कि इसका कोई फायदा नहीं है, फिर तो सेल्फ टॉक आपको कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट कि अगर कोई बंदा अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो क्या किया जाए। अगेन इसका यही आंसर है कि बहुत प्यारे तरीके से सॉफ्ट स्पोकन हो के शुगर कोटेड अल्फाज में उसको कन्फ्रंट किया जाए प्यार से, लेकिन जुबान में इतनी शाइस्तगी हो, अल्फाज इतने चोजन हो कि वो किसी को हर्ट ना करें, ताकि आप उसकी प्रॉब्लम भी तो समझें कि उसका नैरेटिव क्या है। आपको लग रहा है ना कि अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहा, लेकिन आपको उसका भी तो नैरेटिव सुनना चाहिए, और उस बंदे को भी पूरा हक है कि वो अपने आप को क्लियर करे। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी सी एजुकेटेड सी बातचीत होनी चाहिए, जिसमें मैंने कहा चोजन वर्ड्स होने चाहिए, शुगर कोटेड आपका वे ऑफ टॉकिंग हो, एंड सॉफ्ट मैनरिज्म में बात की जाए, और अगले से भी उसकी बात पूछी जाए कि वो उसके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, आई हैव क्वेश्चन मैम। जी बेटा। मैम एक्चुअली मैं हर छोटी छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और एक्चुअली मेरे लिए छोटी नहीं होती बट दूसरों के लिए वो बहुत छोटी बात होती है। तो मैम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ समटाइम्स, तो मैम मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? बहुत अच्छी बात बेटा आपने पूछी। मुझे लगता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स के साथ इशू होता है वो सेल्फ एस्टीम का होता है। बचपन में कहीं बुली किया जाता है और कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज किया जाता है, कहीं कोई ऐसा वाकया स्कूल कॉलेज में हो गया हुआ होता है पास्ट में, जिसकी वजह से नर्वसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या इस किस्म की चीज़ें स्टूडेंट्स में हो जाती हैं। बाय द टाइम आप ग्रो करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, आप दुनिया देखते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब आपके अंदर ये बात आ जाती है कि आप अपने बारे में जानना चाहती हैं, तो चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। आप जब खुद अपने बारे में बैठ के सोचेंगे ना तन्हाई में, जैसे कि पुराने ज़माने में जिसे मुराकबा कहा जाता था, जब लोग अकेले बैठ के तन्हाई में अपने बारे में सोचते थे, कि तो फिर बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। ये नर्वसनेस और ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सेल्फ इस्टीम का इशू होते हैं, मोस्टली जो डाउन हो गई होती है बचपन में कहीं किसी इवेंट की वजह से। तो वो आप अपने बारे में गौर किया करें। अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत हो, 1-2 सेशन में आपको इसमें बेहतरी भी लगेगी। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी बेटा। Ma'am, is it okay or is it normal to live in a fantasy world to avoid the reality? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मजे की बात यह है कि
फैंटेसी इज रेलिवेंट टू व्हाट, एंड वो फैंटेसी आपको दे क्या रही है, वक्ती सुकून दे रही है, और वक्ती सुकून याद रखिएगा। जैसे मेरी यस मैम, वक्ती सुकून। तो फिर ये तो उसी तरह है कि जैसे आप पेन किलर खा लें, यानी आपकी कोई ऐसा मसला है जिसकी, देखिए हर चीज के ट्रीटमेंट के दो तरीके होते हैं, ठीक है। या तो आप पेन किलर खा के अपने पेन रिसेप्टर्स को सुलाते हैं ना, बेसिकली पेन किलर्स में क्या होता है, आपके रिसेप्टर्स को सुला देते हैं, यानी दर्द वही होता है लेकिन दर्द माइंड में जाकर बॉडी को नहीं बता रहा होता कि दर्द हो रहा है। दूसरा तरीका ये होता है स्लो एंड ग्रेजुअल हीलिंग हो रही होती है, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, दर्द अंदर का जख्म भी जुड़ जाता है और नेचुरल सिग्नल्स चल रहे होते हैं। अब जब आप फैंटेसी में सहारा ले रहे हैं तो उसका मतलब बेसिकली आप पेन किलर दे रहे हैं खुद को, ठीक है, ताकि आपके जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो पैगाम ना पहुंच जाएं आपकी एक्चुअल बॉडी को के अंदर पेन हो रही है। तो द चॉइस इज इन योर हैंड कि आप रियलिटी को फेस करें और उस प्रॉब्लम को जिससे आप छुपना चाह रही हैं उसको या तो आप फेस कर लें, एडमिट कर लें, और या फिर पेन किलर खा के तो मजे से सोती है। Ma'am, there is a question from Manur Parvez. Ma'am, I have severe sweating issue. Like doctor का कहना है कि it's because of anxiety. Is it possible? Anxiety की वजह से sweating हो सकती है? ये उनका question है. हाँ जी जी जी, अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किए। आपको स्वेटिंग क्या मतलब पूरी बॉडी पे होती है, हाथों पे होती है, या किसी खास सिचुएशन में होती है? जैसे आप क्राउड में गए हैं या प्रेजेंटेशन देने लगे हैं तब पूछते हैं? On hands and feet. नहीं, वो तो हो गया, लेकिन हर वक्त होता है नॉर्मल सिचुएशन में, सोते उठते बैठते भी, या सर्टेन सिचुएशंस में होता है? जी बेटा, जिसने क्वेश्चन पूछा था आप प्लीज थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि स्वेटिंग आपको हर सिचुएशन में होती रहती है, या जब आप एक लोगों को फेस करने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो? नो मैम, जब कुछ क्या लिखा था मैम? जब कुछ पढ़ूं या कोई काम करूं तो फिर होती है। अच्छा, देन इट कैन बी रेलेवेंट टू योर एंजाइटी एज वेल। अगर कुछ करने से आपको, ऑफ कोर्स जब आप कुछ करते हैं तो कुछ लोगों में ही होते होंगे ना, तो अगर वो लोगों के होने से जनरेट हो रही है तो वो सोशल एंजाइटी हो सकती है। फिर इसके लिए आपको स्लो एंड ग्रेजुअल आपकी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा या किसी साइकोलॉजिस्ट से, कि वो आपको ना, इसे हम कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी होती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम आस्ता आस्ता से इस चीज को खत्म करने के लिए उस बंदे को पहले लाइट एक्सपोजर देते हैं, देन थोड़ा सा इंटेंस एंड देन इंटेंस सोशल एंजाइटी को, इसके तरीके होते हैं, ट्रीटमेंट होती है। लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, परेशान ना हो आप, और आप अपने बिहेवियर पे आप गौर करें कि आपको स्वेटिंग एक्चुअल क्या परेशानी है, आपको लोगों को फेस करते हुए हो रही है, या काम करने की इनएबिलिटी आपको फील होती है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, इस बात का डर होता है, कोई ना कोई फियर आपके अंदर है जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है। तो देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन, यू नीड टू डिग इट आउट। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपको किन सिचुएशंस में स्वेटिंग ज्यादा होती है, या आप अपने ऊपर मॉनिटर करें। और फिर बताइएगा, फिर आप इंशाल्लाह इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। नो मैम, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। अच्छा, आपको लग रहा है कि एंजाइटी का इशू नहीं है? देखो, दो बातें होती हैं, हो सकता है मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और फिर मेरे हाथों पे पसीना ज्यादा आता है। आप सबसे पहले इस बात पे देखो कि आपकी जेनेटिकली तो ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं था आपके दादू या बोथ पैटर्नल मैटर्नल फैमिली में किसी और के साथ इशू है। इट कैन, ये बाज़ दफा जो फिजिकल रीजन है सेशन का एक तरीका होता है, बट इन बोथ केसेस आपको फिर She is asking that this question is on behalf of those who are always reminded about their faith when they fall into depression. Ma'am, how would you advise someone who comes across something faith falls to the control of difficult emotions
Like, how could we address mental health with regards to religion without having to feel guilty? नहीं, बहुत बुरी बात है। बुरी बात इन द सेंस कि डिप्रेशन वाला बंदा इज ऑलरेडी, देखिए आप एक सेशन ले रहे हो मेंटल हेल्थ पे, जो हम लोग इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो सफरर्स नहीं हैं डायरेक्ट, ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि कोई डिप्रेशन में जा रहा है, सबसे पहले हमने उसको एक्सेप्ट करना है। आपने उसको ब्लेम नहीं करना, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन डिप्रेशन। आपने उसके साथ एम्पैथाइज करना है, आपने उसकी बात सुननी है, आपने उसको बताना है कि यू आर देयर फॉर हिज और हर, और फिर आपने उसको गाइड करना है, उसको रेडी करना है ताकि वो किसी हेल्प के पास जा सके। बिल्कुल मैं इस बात पे कतई नहीं कहूंगी कि कोई इसके ईमान में कोई कमी है उस बंदे की या कोई ऐसी बात है। देखिए, ईमान एक बड़ी पर्सनल चीज है और एक सब्जेक्टिव सी चीज है। मेरा ईमान मैं जानती हूँ ना, आप अपना ईमान जानती होंगी, तो हम कैसे किसी को लेबल कर सकते हैं कि वो उसका ईमान कमजोर है इसलिए इसको डिप्रेशन है। डिप्रेशन के तो केमिकल रीजंस भी होते हैं, डिप्रेशन के कोई हो सकता है, डिप्रेशन किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन किसी अनरिजॉल्व अनफिनिश्ड बिजनेस बैक इन माइंड को रह गया उसकी वजह से हो सकता है, डिप्रेशन आपको गिल्ट की वजह से हो सकता है। तो आप कैसे किसी के ईमान को लेबल कर सकते हैं कि उसकी, तो बहुत गलत रवैया है। आई थिंक वी शुड चेंज इट। और बीइंग लिटरेट पार्ट ऑफ द सोसाइटी आप लोगों को चाहिए, आप ही स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें शुरू होंगी। कभी किसी को लेबल नहीं करते, कभी किसी की ईमान की बात नहीं करते। ईमान तो इतना अंदर की बात है कि वो मेरे ख्याल है कभी किसी का छेड़ना नहीं चाहिए और डिस्कस नहीं करना चाहिए, वो खुदा का और उस बंदे का राब्ता होता है। और डिप्रेशन की बहुत बहुत ज्यादा रीजंस हैं, जेनेटिक्स बहुत रोल प्ले करती है, आपकी फैमिली में रन करता है, बाज दफा आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे नोबडी नोज, तो आप किसी को कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका ईमान मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मजबूत रखे, लेकिन किसी के ईमान को कमजोर या डिप्रेशन को उसका कॉज या उसका बाय प्रोडक्ट नहीं कहना चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Yes, ma'am. Ma'am, there is a question by Arjun. She is asking कि अगर मतलब इन शॉर्ट शी वांट्स टू से कि हमारा अगर बिहेवियर में कुछ भी चेंजेस वगैरह सुपरस्टिशियसनेस के आ दिया है, तो अब इस चीज को कैसे वो करेंगे, इसके ऊपर क्या किया जाए? वही बात है अगेन, सोशल एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन। हर किसी के, देखिए हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं जिनका गांव से ताल्लुक होगा, ऐसे ही है ना, हमारे कुछ रिश्तेदार बाहर भी होते हैं, कुछ हमारे कजन हैं जो हमारे साथ के ही एज ग्रुप के होते हैं, उस टाइम रेलिवेंट बातें उनको पता होती हैं। अब इस कल्चर में आप थोड़ी सी एजुकेटेड बात को किस तरह पेनिट्रेट करना है, इस नॉलेज को, ये तो लर्नड लोगों का काम है, ठीक है। अभी हमने स्लाइड से भी एक फेथ हीलिंग कहा था, तो हमारे यहाँ देखिए अगर फेथ हीलिंग का अगर तो आप कुरान की कुछ आयत पढ़ के दिल को सुकून दे रहे हैं, वो तो ईमान की हद तक समझ आती है। लेकिन अगर आप किसी पीर फकीर के पास ले जाकर दम दरूद और कोई तावीज पिला के उसको कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, तो ये इसकी तो कोई वजह नहीं है। इस डायमेंशन को निगेट नहीं कर रही, जिन्नात भी होते हैं, ठीक है, मैं कभी डिनाई नहीं करूंगी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र है जिन्नात भी होते हैं, लेकिन जिन्नात के पास इतना टाइम है कि वो मेरी बॉडी के अंदर घुस के मुझे तंग करें, ये मुझे समझ नहीं आता। तो मोस्टली ये हर बंदे की अपनी मेंटालिटी है, उसको देख के उसको समझाना पड़ता है। जैसे मुझे किसी ने कहा कि बाथरूम में अगर सपोज मैं कहूँ कि कोई ऐसी सुपरस्टिशियस बात करता है कि जी बाथरूम में जिन्नात होते हैं, तो मैंने हंस के कहा कि बाथरूम में क्यों रहते हैं, बस बेडरूम से ही होते। तो इस कि नहीं, बाथरूम वाला की जगह होती है ऐसे वो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहीं पर बात मान ली जाती है, कहीं पर बात मना ली जाती है, बट यू नीड टू एजुकेट अदर्स। हमने लोगों को खुद एजुकेशन देनी है, और उसमें हम किस हद तक कामयाब हो सकते हैं इससे हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने बताया ना हमारी सोसाइटी बहुत सेगमेंट्स में है। हर किसी के पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, बेसिक रोटी कपड़े मकान का इशू नहीं रिजॉल्व हुआ। और जैसे मैस्लो की हायरार्की तो ये कहती थी कि जब बेसिक लेवल्स फुलफिल होते हैं तो ही हम सेल्फ स्टीम की बात कर सकते हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। अगरचे हमारे माशरे में बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस से पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बट मेजॉरिटी होता ही है। जब तक बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल होती हैं, मेंटल नीड्स पे लोग फोकस नहीं करते। तो आप जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स क्या या लिटरेट बच्चों का ये फर्ज बनता है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मैसेज
कन्वे करें सोसाइटी के अंदर कि ठीक है, अगर अगला बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बैकग्राउंड से आ रहा है तो आप कहें कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसकी वो डायमेंशन भी हो सकती है, बट लेट्स हैव अ बायोलॉजिकल चेकअप। हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं ताकि वो वाला जो पार्ट ऑफ द फैमिली है वो भी कॉन्टेंटेड रहे, अब वो भी कर ले, साथ बायोलॉजिकल चेकअप भी आप करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, देखिए न्यूरोकेमिकल डिसबैलेंस ना हो ब्रेन में, जेनेटिकली ट्रांसफर्ड कोई ऐसी डिजीज ना हो। इन सब के चेकअप के बाद आप बेशक हर डायमेंशन से, आप देखिए आप पेपर की तैयारी करते हैं, साथ आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं ना, आप अपने पेपरों में पढ़ के मैंने देखे स्टूडेंट्स, और बेस्ट गॉड विल डू द रेस्ट। आप अपनी तरह से काम पूरा करें, बायोलॉजिकल चेकअप करा लें, साइकोलॉजिकल चेकअप करा लें, थेरेपी लें, साथ अल्लाह का कलाम पढ़ें। कोई पीर बाबों के पास जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़ें, हमारे फेथ का हिस्सा है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव को भी आप देखें, तो मेरा ख्याल है कि सब डायमेंशंस को लेके चलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको पता है जब हॉस्पिटल में जाते हैं पूरा फिजिकल चेकअप के बाद एक बंदा कहता है मेरे सर में दर्द होता है, तो वो ये नहीं कहेंगे आपको साइकोलॉजिकल इशू, पहले उसका पूरा ब्रेन स्कैन होता है, उसका टेस्ट देखा जाता है कि उसकी कोई रीजन तो नहीं है। जब कोई रीजन नहीं मिलता तो वो चीज जो नजर नहीं आ रही होती, दैट इज योर मेंटल प्रोसेसेस, फिर वो भेजते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास और वो बताते हैं कि हमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं मिल रही इस बीमारी की, इस दर्द की, आप साइकोलॉजिस्ट ढूंढेगा कि वो कहाँ है, जो नजर नहीं आ रहा वो कहाँ है। तो सेम वे जब लोग उस वाले डायमेंशन से आते हैं तो आप उनसे उनको निगेट ना करें, आप उनको भी अच्छे अंडरस्टैंडिंग में, जी उसको भी लेकर चलेंगे, जरूर हम उसको भी देखेंगे, बट कीप योर फोकस की हायरार्की में आपने पहले कहाँ दिखाना है, पहले फिजिकल चेकअप करवाना है, फिर आपने पूरे बायोलॉजिकल सारे आपके जो टेस्ट होने में हो जाने हैं, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट से आप रब्ता करें और साथ साथ अपना दूसरे काम भी जारी रखें, उसमें कोई हर्ष नहीं, क्योंकि हमने एज ए सोसाइटी, हम कलेक्टिव सोसाइटी के लोग हैं, हम कट कर नहीं जी सकते, तो अपने साथ सबको लेके चलना। अभी जो है ना सोशल स्ट्रेसर्स को हम किस तरह हैंडल करते हैं, डेफिनेशन 1 में जैसे हमने कहा था, तो हमने सोशली कनेक्टेड रहते हुए, यानी हमने सोशल कनेक्टेडनेस नहीं तोड़नी, सोशली कनेक्टेड रहते हुए उन लूप होल्स को फिल करना है जहां पर हम एकेडमिक नॉलेज भी ला सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और हम एज अ कलेक्टिव ग्रुप या फैमिली हम ग्रो कर सकें। मैम देयर इज लाइक अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इफ अगर हम खुद से बातें करें तो लाइक इज इट नॉर्मल, और अगर हमें किसी का लाइक फेस एक्सप्रेशन समझ आना स्टार्ट हो जाए, हम फेस रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो मतलब खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है, तो उससे रिलेटेड क्या करें? अच्छा, देखिए जो आप कह रहे हैं कि देखिए ये तो हर बंदे का आर्ट होता है, अगर आपको लगता है आप, लेकिन जब तक किसी भी हैबिट से, किसी भी आपकी हरकत से आपका डेली लाइफ फंक्शनिंग नहीं डिस्टर्ब होती, तब तक वो डिसऑर्डर नहीं होता। ठीक है, जैसे मेरी एक लाइफ रूटीन है, मैंने सुबह उठ के खाना बनाना है, दिन को जाना है, क्लिनिक पे जाना है, घर आना है, लोगों से मिलना है, सेशंस लेने हैं, सेमिनार अटेंड करने हैं, अगर मेरी किसी सोच से, चाहे वो इमेजिनेशन है, चाहे फैंटेसी है, चाहे नेगेटिविटी है, मेरी लाइफ फंक्शनिंग नहीं डिस्टर्ब हो रही, कोई मेरे साथ रहने वाला डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मेरी लाइफ रूटीन इज गोइंग एब्सोल्युटली राइट, देन इट इज ओके। लेकिन कोई एक छोटी सी भी बात जो मेरी लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब करे, तो दैट बिकम्स लाइक वो पॉइंट होता है जहां पर उसको एड्रेस करने की जरूरत होती है। अगर आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, आप अपने डेली टास्क करने से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है उस बात की वजह से, तो फिर आपको उसको रोकने की जरूरत है। There is a question from Chaudhary Kamal. How to encourage yourself when you feel down or you want to feel a fear of anything? वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमें हर रोज दिन में 100 दफा इन चीजों का सामना करना पड़ता है कि जहां पर हम शटर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हमें कोई हौसला नहीं दे पा रहा, लेकिन हमें तो खुद से खुद को बताना है ना। देखिए जी, सबसे बड़ी बात होती है खुद पे यकीन रखना। ठीक है, अगर आपको खुद पे यकीन है ना, आपको लगता है कि, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बीट नहीं कर सकती, ट्रस्ट में। अगर आपको पता है ना आप कर लेंगे, आप कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपकी सेल्फ स्टीम लो है, तो कागज पेन से लेकर एक्चुअली लिखें उस पे कि आपने पहले क्या काम अच्छा किया है या क्या बुरा किया है। सपोज आज का सेमिनार है, मुझे एंजाइटी हो रही है कि मैं नहीं सही कर पाऊंगी, तो वो मैं लिखूंगी कि आज से पहले मैंने ये भी हो गया था, वो भी हो गया था, ये भी सुपर हिट हो गया था, सारे सेशंस सही गए हैं, हमने फलाना प्रोजेक्ट किया, बहुत अच्छा हुआ। तो चाहे मुझे सारी दुनिया मुझे डाउन कर रही हो, लेकिन मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि मैंने काम किया है, तो वो एविडेंस मुझे स्ट्रेंथ देगा। ठीक है,
और अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं भी है, आप टोटल फेलियर होते रहे हैं, तो भी ऊपर खुदाए नीचे आप हैं, आप अपने आप से बात कर सकते हैं, मिरर में देखें और कहें कि नहीं, अगर अभी तक नहीं हुआ अब होगा, अगर मैं पहले नहीं कर पाया मैं अब कर पाऊंगा, अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो मैं अपने साथ खड़ा हूँ। द मेजर थिंग इज कि आप अपने साथ खड़े, अगर आप इस तरह लेकर इस चीज को चलेंगे तो इंशाल्लाह नो वन कैन बीट यू इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ यू विल एस इट। ओके मैम, और मैम ये जो आई थिंक अब ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर एक स्टूडेंट पूछ रही है कि लाइक डिसीजन टेकिंग पावर को कैसे इनहांस किया जा सकता है। मतलब समटाइम्स वो डिसीजन लेना चाह रही होती हैं लेकिन दो चीज़ों के दरमियान में कंफ्यूज हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि आपसे मिला कहाँ जा सकता है। अच्छा, वो भी बात करते हैं। अच्छा, अभी पहला क्वेश्चन क्या था मैम? डिसीजन मेकिंग पावर जो है। ठीक है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी चीजों को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, आपसे डिसीजन ना हो रहा हो तो आप कागज पेंसिल लें और वहां लिखना शुरू कर दें कि मेरे इस फैसले में ये फायदे हैं और ये नुकसान है। ठीक है, वो आपका एक एविडेंस होगा, आपके जहन में सोच नहीं होगी, दैट विल बी एन एक्चुअल आपके पास प्रूफ होगा। यानी सपोज अगर मैं ये चीज लेता हूँ, इतने पैसे इन्वॉल्व होंगे, इतने लोगों की नेक ख्वाहिशात हैं जो आपको मैटर करती हैं। ठीक है ना, बाज़ आपको आपके पेरेंट्स की विश, आपको उनकी विल, उनका बैक पे खड़े होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आप उनको लिखें और उन इंपॉर्टेंट चीजों में से आपको क्या कितना बेनिफिट चाहिए। सपोज मैं इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इसकी फेम है, क्योंकि इसकी डिग्री की वर्थ है, लेकिन एक पॉइंट है कि मेरे पेरेंट्स खुश नहीं है। ठीक है, आप उसको भी लिख लें। और पेरेंट्स खुश हैं कि नहीं वो आपको कितना मैटर करता है आप ये भी लिख लें। यानी 10 में से मुझे अपने वालिदैन की खुशी कितनी अजीज है, 8/10 या 5/10। चीजों को क्वांटिफाई करें और लिखें, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मैं इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता हूँ, डिग्री की वर्थ नहीं है, माहौल भी अच्छा नहीं है, मगर मेरे माँ बाप बड़े खुश हैं। और अगर आपको माँ बाप की खुशी 9/10 अजीज है तो फिर गो फॉर इट, ताकि आपको चीजें क्वांटिफाई होना शुरू हो जाएंगी। इसको कहते हैं डिसीजन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप गूगल सर्च करें तो डिसीजन वाले आपने इंजीनियरिंग वाले, उसमें आप फिर ना लिख सकते हैं इस चीज कितने नंबर है, इस चीज कितने नंबर, इस चीज कितने नंबर, और रिजल्ट्स आपके सामने क्वांटिफाई हो जाते हैं। मैंने आपको खुद समझ आ जाती है। चीजें तब तक अनडिसाइसिव होती हैं जब तक एम्बिगुअस होती हैं, जम्बल्ड अप होती हैं। हम उनको एक एक करके अलग कर देंगे, नंबर दे देंगे, वैल्यूज अटैच कर देंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। Yes, ma'am. There is a question from Maria Naveed. When we know the double-faced people and they come in front of us like they have a very good thoughts about us, how to act in front of them? Why they think that they are good actor and that just acting in dramas with sincere people of their lives? डबल फेस कह रही, हो सकता है हमारी परसेप्शन में कोई गलती हो। ठीक है, हमें आप अपने बारे में क्लियर हैं तो बड़े खूबसूरती साथ एक अच्छे पैराए में चोजन वर्ड्स के साथ आप उनको प्यार से कन्फ्रंट कर सकते हैं कि देखिए मुझे लगता है आप अभी, और एंड विद द एविडेंस। ये नहीं हो कि आप खुद मुझे लगता है तुम मेरे बारे में बुरा सोचती हो, ऐसे नहीं होता। वो उसके लिए प्रूफ होता है कि मुझे सादिया या नादिया ने बताया, उसको सामने खड़ा करके। हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड आम है, देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ मगर मेरा नाम ना आए, आई हेट दिस समथिंग। आप मुझे बता क्यों रही हैं? अगर आप इतना नाम से डरते हैं फिर मुझे मत बताएं, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें। लेकिन अगर आप मुझे बता रहे हैं तो फिर बी रेडी, हम तो बात सीधी सी करेंगे। ठीक है, ये चीज बड़ी तकलीफ देती है लाइफ में। देखो मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, प्लीज तुम आगे ना बताना, माई हेट इट। ये फैमिली पॉलिटिक्स में बहुत कॉमन है, इसका मत शिकार होइएगा। जो आपको बता रहा है उससे कहें कि बहुत अच्छा शुक्रिया आपने मुझे बताया, लेकिन ये चीज एविडेंस बनेगी बीच में। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अगर है तो फिर उससे ही होगा कि ये मामलात आपकी लाइफ में आना खत्म हो जाएंगे। या तो आपको कोई गलत मैसेज कन्वे कर रहा है या वो दूसरा बंदा भी गलत है। इन बोथ केसेस आप अगर प्यार से कन्फ्रंट करना सीख लेंगे तो सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी और दोबारा आपको फेस भी नहीं करनी पड़ेगी। यस मैम, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्सक्यूज मी, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं काफी टाइम से पूछना चाह रही थी लेकिन मैं बाकी देख रही थी कि आप उनको जवाब दे दें। ये लोग ये कहते हैं कि आप अल्लाह ताला के सामने रो लें और उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कभी कभी 1-on-1 आंसर आपको एक ह्यूमन से चाहिए होता है,
क्योंकि देखें हमारे अंबिया इकराम के पास भी उनके कंपेनियंस थे जिनसे वो डिसीजन लेने से पहले कुछ पूछते थे, जिनसे वो शेयर किया बिल्कुल करते थे सही। बातें। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है, और ये मैंने भी कमेंट्स में भी पढ़ा है कि आप अल्लाह ताला के सामने रो लें और आपको किसी इंसान से बात करने की जरूरत नहीं है। काइंडली आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, मैं किसी की ईमानियात नहीं छेड़ती। अगर एक बंदा है और उसको रब से बात करके न्याज मिल रही है तो वेल एंड गुड, ठीक है, उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। अगर एक बंदा मुसल्ला बिछा रहा है, उसको उसका दिल तसल्ली में आ गया, उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं, उसको कोई बंदा ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक बंदा जो असली बंदे से बात करना चाह रहा है, तो आप उसको तो नहीं कह सकते कि यार तुम्हारा ईमान कमजोर है, तुम क्यों किसी से बात करना चाह रहे हो। एक बड़ा फेमस फनी किस्सा है, आपको मजा आएगा सुनने में, कि एक बंदा होता है पहाड़ी से गिर रहा होता है। अब गिरते हुए वो जब गिरने लगता है तो उसको एक आवाज आती है कि ए बंदे तू गिर जा, मैं खुदा हूं तुझे बचा लूंगा, ठीक है। वो बंदा फिर कहता है मैं गिरने वाला हूँ, कोई है जो मुझे बचाए। फिर गैब से आवाज आती है, ए बंदे तू गिर जा, मैं तुझे बचा लूंगा। वो बंदा पता है क्या कहता है, वो तो सब ठीक है पर कोई और है। मीन्स बंदे का बंदा सहारा है, बंदा वाकई एक्चुअल बंदा ढूंढ रहा होता है। वो जिनको अल्लाह ताला के गैब के खजानों से न्याज मिलती है मुसल्ले पे बैठकर, उनसे तो लकी को बंदा ही नहीं है, उनको नहीं बंदा चाहिए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको, जो कहते हैं कि कोई और है, तो जो कह रहे होते हैं कोई और है, तो दे एक्चुअली नीड अ पर्सन, दे एक्चुअली नीड असली वाले दो कान, असली वाली एक जुबान जो उनकी हेल्प कर सके। तो हम किसी के इस चीज पे मैंने पहले भी कहा कि किसी के ईमान को छेड़ते नहीं है कि भाई आपको तो जयनमाज पे सुकून मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, या तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा। दैट इज वेरी पर्सनल समथिंग। किसी का दीन या किसी का कांटेक्ट ऊपर से वाले से कितना, मैं कौन होती हूँ बताने वाली। बस इतनी सी बात है कि मुझे एक बंदा चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दैट इज बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। तो ओके मैम, तो स्टिल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप फ्री हैं कि चलिए हम कर नहीं, सकते आप मुझे पहले बताते तो आई कुड फ्री माई टाइम फॉर द 2 आवर्स, लेकिन मेरी फैमिली कमिटमेंट्स हैं जिनमें मैंने 9:30 तक का टाइम उनसे लिया होता है एक्चुअली। यस एंड मैम, बात बिल्कुल तो ठीक है। दरवाजे से ना, और दरवाजा वो नॉक करके चेक करते हैं कि स्टिल आई एम ऑनलाइन। सेम मैम, यहाँ पर भी इसी तरह से हो रहा है कि मैंने भी फैमिली को बोला हुआ है। तो मैम दे आर आस्किंग कि आप कहाँ पे हमें अवेलेबल हो सकती हैं, अच्छा, अपने क्लिनिक के बारे में बता दें। जी बेटा। अच्छा ऐसा है कि मैंने एक क्लिनिक ओपन किया है विद द नेम ऑफ माइंड मैटर्स। मैंने ये देखा कि हम सारे सब बच्चे ग्रेजुएट करके धड़ाधड़ निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, एमएससी साइकोलॉजी हो रही है या वो प्ले ग्रुप को पढ़ा रही है, या वो क्लास 1-2 को पढ़ा रही है, या वो घरों में बच्चे पाल रही हैं। तो मुझे इस चीज के बारे में काफी कंसर्न थी कि इतना पढ़ने के बावजूद भी इंसान सारे काम करे, लेकिन जिस फील्ड में आपने इतना पढ़ा इसको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। तो टीम माइंड मैटर इज ए ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट, हम 7 साइकोलॉजिस्ट हैं और हमने मिलकर एक क्लिनिकल सेटअप बनाया है। वो है अडियाला रोड पे है, कैलटेक्स रोड पे है, माइंड मैटर्स के नाम से। आप अगर मुझे इस नंबर पे भी कांटेक्ट करें तो आई कैन लाइक बुक एन अपॉइंटमेंट। आप आए जरूर, मुझसे पर्सनली मिलें और इंशाल्लाह यू विल फील बेटर। और आपको लगेगा नहीं आपके पैसे जाए हों, एट द मिनिमल कॉस्ट। हमारी ये सोच थी कि हम थेरेपी को अवेलेबल करें मिनिमल कॉस्ट, ठीक है। तो हमने 1000 रुपीज रखी थी फॉर द 1 आवर सेशन, विच इज वेरी वेरी मिनिमल एज कम्पेयर टू द मार्केट। कि हम किसी से कोई कंपटीशन, और थेरेपी का एक बड़ा असूल है कि इट शुड बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो हमने वो वाला भी लॉ तोड़ दिया है, इसलिए कि अदरवाइज लोग समझते हैं कि सिर्फ बातें थी, ठीक है। मैं कासिम अली शाह का एक लेक्चर सुन रही थी। कासिम अली शाह ने कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने कहा कि जब मैं लेक्चर देके उठता हूँ ना, तो बहुत से लोग जो कहते हैं, काफी लोग कहते हैं और निरी गल्ला सी, सिर्फ बातें ही तो थी, ठीक है। लेकिन उन्हीं बातों में से जिन्होंने फैज लेना होता है ना, उसने कहा डालडा के पूरे थ्रू आउट द कंट्री कॉर्पोरेट चूंकि लेक्चर था, तो उसमें से एक बंदे ने उठ के कहा कि सर मैंने आपके लेक्चर सुनने के बाद बिजनेस शुरू किया और आज मैं डालडा की जो पूरे मुल्क में जो कंट्री चेन है ना, मैं इसका प्रोवाइडर हूँ। तो बात ये होती है कि कर तो मैं 1.5 घंटे से बात ही रही हूँ ना, आपके साथ सिर्फ बात ही कर रही हूँ ना, लेकिन बात यह है कि उस बात की वर्थ होती है। उसकी वर्थ ये होती है कि अगला बंदा जिसको वो बात चाहिए होती है वो पे करता है, वो 1 घंटे का सेशन भी लेता है और उसका मजा उसी को पता होता है, उसको तीसरा बंदा नहीं डिफाइन कर सकता। सो एट द मिनिमल कॉस्ट हमने 1000 रखा और हमने कोशिश की है कि हर आम बंदा जो कि 1000 दे के फेस पॉलिश करा रहे हैं, कोई अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, आप थिंक अबाउट योर इनर ग्लो, अपनी जात को संवारें। ट्रस्ट मी, ये आंखें नाक मुंह आपकी ब्यूटी नहीं डिफाइन करते, ये तो अल्लाह ताला ने देखने के लिए लगा दी है, सुनने कान करने के लिए। असल ब्यूटी आपकी वो होती है पर्सनालिटी की खूबसूरती होती है, वो तब आती है जब आपका इनर ग्लो करता है। इनर ग्लो कब करता है? जब आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, आप
आप एक सुलझे हुए इंसान बन के नजर आते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ, और आउटर ब्यूटी को लेस वैल्यू करें देन टू इनर ब्यूटी. जब आप अंदर से ग्लो करेंगे तो आप एक ब्यूटीफुल इंसान. टेबल टॉक से हल होता है, आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी टेबल टॉक से ही हल होंगे. आप एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के लिए भी जो सोल्यूशन होता है वो भी आपको बातचीत से ही मिलता है. सो प्लीज अपने प्रॉब्लम्स के लिए, मैं अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करी कि आप मेरे पास आए, आप किसी भी विल फील सो मच एनलाइटेड. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी लाइफ में से इतना हमारे लिए 2 आवर्स निकाले एंड स्टिल लाइक आई एम सरप्राइज्ड. हमारे पास अभी भी लाइक 50 पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंटरेस्ट लेकर सुन रहे हैं हमें. अगर वो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे थे स्टिल दे आर हियर. जो बीच में हमारे पास 10 to 15 थे वो लीव करके, बट स्टिल वी हैव 50. नहीं, थैंक्स तो टू ऑल ऑफ यू. ट्रस्ट में मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ, पता नहीं आपको, मैंने बहुत हमने सेमिनार्स कराते थे हम, लेकिन मैंने कोई वीडियो कैप्चर नहीं किया आज तक, और ना मेरे पास कोई अपनी फेम का कोई प्रूफ है कि जी हमने सर सैयद स्कूल में भी करवाया था ड्रग एडिक्शन के लिए, हमने ब्रेस्ट कैंसर पे करवाया, हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. तो बहुत सारे काम अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट करती रही, और इसका मेरा किसी पे एहसान ही. आई फील सो मच एक्साइटेड टू डू इट. इफ प्लेयर इज ऑल माइन, डोंट वरी. आप जो लोग भी सब सुन रहे हैं, ट्रस्ट मी, दिस इज प्लेयर इज ऑल माइन. मैं खुश हूँ कि मुझे इतनी ऑडियंस सुन रही है, और मैं खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई हुनर दिया बात करने का, तो अल्लाह ताला उसको मुफीद बनाए. ट्रस्ट मी, ये उसको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक दे. कि अगर मेरे पास कोई भी रब की दी हुई खूबी है, तो जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ तो वो यूजफुल हो सुनने वालों के लिए, मैं किसी के काम आ सकूँ. तो इतनी सी बात है. अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे की जिंदगियों में आसानियां पैदा कर सकें. थैंक यू सो मच मैम अगेन. थैंक्स अ लॉट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, और इतना सारा टाइम देने के लिए हमें. एंड देयर आर स्टिल मैसेजेस आ रहे हैं. थैंक यू सो मच, बहुत इंफॉर्मेटिव था एंड द फीडबैक इज अमेजिंग. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू मैम. थैंक यू सो मच. एंड आई होप कि जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपका टीम IEEE का अगेन थैंक यू. मुझे पता है कि इस प्रोसेस से गुजर के हम यहाँ तक पहुंचे और आज हम लाइव हुए. सो द क्रेडिट इज नॉट ओनली माइन. ये एक टीम वर्क होता है. जब भी कोई बंदा सक्सेसफुल होता है तो एक टीम वर्क होता है, अकेला बंदा कुछ भी नहीं. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू द ऑडियंस कि आपने इतने प्यार मोहब्बत से सुना और आप लोगों ने अरेंज सब कुछ किया. थैंक यू सो मच. अल्लाह ताला आप पे अपना रहम फजल रखे. अल्लाह हाफिज मैम. एंड अल्लाह हाफिज़ टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. एंड आई होप कि आप लोग इसी तरह आगे भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहेंगे. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.